हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका नेक्स्ट पेपर साइंस का है तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तक अपन इस चैनल पे कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन कर चुके हैं विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो अपना उसी पे ही था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आज अपन कंप्लीट फिजिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें और ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में से 8 टू 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर से। द कोर फोकस, इस चैप्टर का कोर फोकस ही क्या है? स्फेरिकल मिरर्स एंड स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज आर स्फेरिकल। ए कटआउट पीस ऑफ ए होलो ग्लास स्फीयर। तो बेसिकली नीचे जैसे अपन ने ले रखा है ये वाला ना, तो अगर अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक केव की तरह, मतलब इस तरीके से ना, और इधर से अपन ने ये इसको पॉलिश कर रखा है, तो ऐसे मिरर को अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से है, बल्ज आउट हो रखी है, तो उस मिरर को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो पॉलिश है, सिल्वर पॉलिश जो कर रखी है अपन ने, वो इस साइड कर रखी है इस पार्ट में, और ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, तो वही बोला है कॉनकेव मिरर। और दूसरा ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इस मिरर पे कुछ पैरेलल रेज में इस तरीके से इंसिडेंट करता हूँ तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में बेसिकली ये फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं। जितनी भी डालोगे सारी की सारी पैरेलल रेज, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, तो ये सारी की सारी रेज कहाँ से जाएंगी? फोकस से होते हुए जाएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देता है। इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, इट स्प्रेड लाइट रेज अपार्ट। इसी तरीके से कुछ रेज किसी सोर्स से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रही हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती हैं? वो डाइवर्ज हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और ये डाइवर्ज कैसे होती हैं? ये इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको अगर पीछे बढ़ाएं तो वो फोकस से पास होंगी। ओके, द 5 मस्ट नो मिरर टर्म्स। फर्स्ट इज पोल, द एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इस मिरर में, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मिरर है, इसका एग्जैक्टली अपन ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात करें ये, और इसमें भी ये, दोनों को क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट्स हैं ये पोल हैं। ये कॉनकेव मिरर का पोल है, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये जो अपना मिरर है ये क्या है? अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूँ, इस ग्लास को कट करने से पहले, जब इसको मिरर बनाने के लिए अपने को कट करना पड़ा, तो पहले क्या था? एक स्फीयर था, एक स्फीयर का पार्ट था। तो इसका स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, उसी को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी ये वाला जो पॉइंट होगा ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सेस, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन जो पास कर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। अब ध्यान रखना है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस पहले से अपने को पता नहीं होता, उसको निकालना होता है। होता क्या है कि अगर अपन पैरेलल रेज, अगर कॉनकेव मिरर है तो वहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपन रेज इस पे डालेंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से जाएंगे, है ना। उस पॉइंट को अपन ने क्या बोला है? फोकस। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहाँ पे भी जब पैरेलल रेज अपन इस पे स्ट्राइक करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास नहीं होती, बट इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं कि ये पीछे बढ़ाने पे फोकस से पास करेंगे। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कुछ नहीं है, पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को अपन फोकल लेंथ बोलते हैं। इसमें भी ये अपना पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को अपन फोकल लेंथ बोलते हैं। दूसरा एक टर्म और आती है, वो भी पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन आर से नोट करते हैं। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर जो होता है ना, बेसिकली ये जो स्फीयर था ना, जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, उसकी रेडियस कितनी है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे इस फोकस को जब देखा गया कि ये फोकस अपने को कैसे मिला, पैरेलल रेज को जब स्ट्राइक करवाया तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास की, तो देखा गया कि फोकस बीचों बीच है इसके, इसके सी और पी के। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले अपने को रूल्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से कोई लाइट रे किसी मिरर पे, कॉन्वेक्स या कॉनकेव पे स्ट्राइक करेगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी। और इमेज बनाने के लिए अपने को मिनिमम 2 रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज। तो सबसे पहले देखो इधर तो मैंने लिखे हैं कॉनकेव के लिए और ये है अपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। अभी अभी अपन ने बात की थी कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। उसका उल्टा क्या होगा? फोकस से अगर पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये तो बात हुई कॉनकेव की। सिमिलरली अपन कॉन्वेक्स के लिए बात करें तो कोई लाइट रे इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है मिरर पे कि वो आगे बढ़ाने पे फोकस से पास हो,
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। नेक्स्ट रूल इज, अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, वापस रिट्रेस बैक कर जाती है उसी पाथ पे। इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर में बात करें तो कोई लाइट रे इस तरीके से मिरर पे स्ट्राइक कर रही है कि आगे बढ़ाने पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से अपना पाथ रिट्रेस बैक करेगी। नेक्स्ट रूल इज, अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाते हुए स्ट्राइक कर रही है मिरर पे एट द पोल, तो वो एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और ध्यान रखना है इस केस में आई जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से सेम अगर बात करें अपन कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम वही है, यहाँ भी आई विल बी इक्वल्स टू आर होगा। तो इन तीनों रेज में से कोई भी दो रेज लेते हुए अपने को रे डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट इज रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में टोटल 6 केसेस होते हैं और इन 6 केसेस का आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि भाई कहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो फर्स्ट इज, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ध्यान रखना है इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल आती हैं। तो अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेंगी, वो फोकस से पास करेंगी। अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले रूल्स देखे थे। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी और जो साइज ऑफ इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी। देखो पॉइंट साइज बन रही है। नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो ध्यान रखना है जब एक्चुअल में रेज मीट कर रही होती हैं तो वहाँ पे रियल इमेज बनती है और जब रियल बनती है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है। देखो अभी अभी अपन ने डिफाइन किया था कि कोई मिरर है तो वहाँ पे ये पोल होगा, ये फोकस होगा, ये सी होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं, या तो इन्फिनिटी पे हो या इसके बीच में यहाँ हो या सी पे हो या यहाँ हो या फोकस पे हो या यहाँ हो। तो टोटल देखो 2, 4 और 6 केसेस अपने पास में। तो अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इनिशियली जो इमेज बनी थी वो पॉइंट साइज बनी थी। अब अपन देखते हैं क्या होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और, मैं लिख भी देता हूँ, जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दो रेज लेनी पड़ेंगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट की, जैसे ए बी है ये अपना, तो इस पॉइंट की अपन इमेज बनाते हैं। तो यहाँ से अगर एक रे मैं इस तरीके से लूँ कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी भाई, ठीक है। दूसरी रे मैं इस तरीके से लेता हूँ कि वो सी से पास हो रही हो तो वापस से वो रिट्रेस बैक करेगी अपने पाथ को, तो ये वापस इधर से चली जाएगी। तो देखो ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट ए है इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से। सिमिलरली अपन इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये बेसिकली बनेगा ए डैश, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, इसकी इमेज बनेगी बी डैश। ओके, अब बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है। तो पोजीशन देखो क्या हुआ, पहले एफ पे थी, अब जो इमेज है वो चली गई एफ से थोड़ा पीछे, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। तो वही अपन ने यहाँ बोला है, जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी वो बिटवीन एफ एंड सी होगी। इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी इस बार, है ना। कुछ इमेज बनेगी यहाँ पे इस तरीके से। और अगर नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी भाई, इन्वर्टेड दिख भी रही है यहाँ पे। थर्ड केस में बात करें, अगर ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए तो यहाँ पे अपन ने किया एट सी, यहाँ पे था अपना इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी, यहाँ पे एट सी लेके आए हम। तो जब सी पे लाएंगे तो वही अपने को दो रेज लेने पड़ेंगे। तो ए से अपन दो रेज लेते हैं इस पॉइंट की अगर इमेज बनानी है तो एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी। दूसरी रे अपन फोकस से ले लेते हैं, तो फोकस से जो पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है भाई। तो ये दोनों रेज आपस में रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिल रही है, तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी ए डैश, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो दिस विल बी ओके। अब बात करें तो इमेज कहाँ बनी है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें एट सी। साइज ऑफ द इमेज, तो देखो यहाँ देखने पे लग रहा है तो सेम सेम साइज है दोनों की, तो सेम साइज होगी। नेचर क्या होगा इमेज का, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जब सी से थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखो आप देखते जाओ, इन्फिनिटी से जैसे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखो स्टार्टिंग में इमेज बनी थी फोकस पे, उसके बाद में जो इमेज बन रही है वो यहाँ बनी इस केस में। उसके बाद जब सी पे लेके आए ऑब्जेक्ट को तो इमेज वापस ही बनी। तब आपने को पता लग रहा है कि सी से आगे ले जाएंगे तो इमेज और पीछे खिसक जाएगी। तो इस बार अपन क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन ई एंड एफ, तो यहाँ पे अपन फिर दो रेज लेंगे। तो पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन बाद फोकस से जाएगी। दूसरी रे इस तरीके से लेते हैं कि ये सी से पास हो, तो सी से पास होगी तो क्या होगा, वापस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ऐसा अगर कंफ्यूजन आ रहा है कि सी से कहाँ पास कर रही है, तो देखो यहाँ पे कर रही है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये रे अगर पीछे बढ़ाओगे तो सी से पास करेगी, तो बेसिकली रिट्रेस बैक करेगी पाथ को। अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि ये वाला कन्विंसिंग नहीं है तो आप ऐसे करो, फोकस से पास करवा लो भाई। फोकस से पास कराओगे तो रिफ्लेक्शन बाद वो पैरेलल होगी, तो वो भी वहीं जाके कट करेगी इसको। इसको ये रे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस केस में अगर देखोगे तो इमेज और पीछे चली गई ना, सी से पीछे। तो इस बार का अपन बात की थी बिटवीन जब ऑब्जेक्ट सी और एफ हो तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, और इस बार इमेज देखो एनलार्ज बनी है, ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी बड़ी बनी है, तो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो केस होगा दैट विल बी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ पे अगर है तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी अपन दो रेज लेते हैं भाई, पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास करेगी इस तरीके से। दूसरा वही सी वाली लिया अपन ने, ये वापस रिट्रेस बैक करेगी। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करो, ऑब्लिकली ले लो एंगल आई बनाते हुए, तो ये एंगल आर बनाते हुए निकले कि आई इक्वल टू आर होगा इस तरीके से। दिस इज आई, दिस इज आर है, बता देना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ध्यान से देखो रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं वो पैरेलल है, तो अगर पैरेलल रेज है तो देखो पैरेलल रेज कहाँ मिलेंगी,
इन्फिनिटी पे। तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी कुछ इस तरीके से बहुत बड़ी। और ये अपन क्यों बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे मिलेंगी? तो देखो अपन ने स्टार्टिंग वाले केस में बोला था कि इन्फिनिटी से रेज़ आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो मुझे बताओ जो रेज़ पैरेलल जा रही है वो कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी ना। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी एट इन्फिनिटी और जो इमेज होगी वो हाईली एनलार्ज्ड होगी और सिंस देखो यहाँ पे कुछ कहीं जाके तो मिल रही होंगी रेज़, तो जो इमेज बनेगी दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट एंड लास्ट केस जो होगा ये स्पेशल केस है भाई। तो इस बार बात कर रहे हैं अपन बिटवीन एफ एंड ई, फोकस एंड पोल। तो वही 2 रेज़ लेनी है अपने को। तो एक तो मैं क्या करूँ, कुछ इस तरीके से ले लूँ कि ये पी से पास कर रही है तो रिट्रेस बैक करेगी भाई। दूसरी अपन कुछ ऑब्लिकली ले लेते हैं इस तरीके से, पाई और आर इक्वल होंगे। तो इस केस में भी 2 रेज़ जो होंगी ये डाइवर्जिंग होंगी। तो इधर तो मिलेंगी नहीं कहीं, पर अगर इनको आगे बढ़ा दें तो ये इस तरीके से लगेंगी। देखो यहाँ पे कोई आँख इसको देख रही है, मान लो ह्यूमन आई, उसको क्या लगेगा कि ये रेज़ कहीं इस पॉइंट से आ रही होंगी। तो बेसिकली रेज़ मिल नहीं रही हैं, ये अपीयर कर रही हैं वहाँ से आ रही हैं। तो ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे ए डैश, तो ये इमेज बनेगी इस पॉइंट की। तो इस सिमिलरली अपन नीचे बढ़ा देंगे तो बनेगा बी डैश। इसमें बताओ क्या इमेज रियल होगी क्या? नहीं, ये अपीयर कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है रेस। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसी बन रही है देखो, एनलार्ज्ड है, बड़ी है भाई। और नेचर ऑफ द इमेज क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल कैसे है? क्योंकि इमेजिनरी अपन मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे रेज मिल रही होंगी, तो वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा और वो दिख भी रहा है। तो इमेज है वो सीधे ही सीधी खड़ी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कॉन्केव मिरर्स एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है कॉन्केव मिरर का? फर्स्ट इज टॉर्चेस, कार हेडलाइट्स, फ्लैश लाइट्स एंड सर्च लाइट ऑल यूज कॉन्केव मिरर। तो देखो अपने पास में जो टॉर्च वगैरह होती हैं घर में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होता है अंदर ये वाला पार्ट। तो यहाँ बल्ब लगा होता है इस तरीके से, ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है ये वाला, ये कॉन्केव मिरर ही होता है ना। नेक्स्ट इज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। तो ध्यान से देखो, जो शेविंग मिरर्स होते हैं वो कॉन्केव होते हैं, दिखने को वो स्ट्रेट दिखते हैं कि यार कॉन्केव नहीं प्लेन मिरर है, पर देखो क्या है, अगर मान लो थोड़ा सा कर्व है जिस तरीके, तो अगर मैं स्फीयर की बात करूँ तो ये कितना बड़ा स्फीयर होगा, उसका पार्ट है। स्फीयर जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, अगर उसका छोटा पार्ट कट करेंगे, मान लो छोटा स्फीयर है, उसका छोटा पार्ट कट करते हैं तो दिखता है कि ये यहाँ पे बेंड है। बट वहीं पे स्फीयर को मैं बड़ा कर दूँ और इस छोटा पार्ट कट करूँ तो यहाँ पे नहीं लगेगा कि स्फीयर मतलब बेंडिंग है, ये पार्ट ये लगेगा स्ट्रेट है। तो इसी तरीके से बहुत बड़े जो स्फीयर का अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट तरीके से कट करते हैं, वो दिखने में तो स्ट्रेट दिखता है कि भाई प्लेन मिरर है, पर होता नहीं है। ध्यान से देखो, अगर इतना बड़ा ये स्फीयर है तो इसके कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ कुछ होगा, फोकस यहाँ होगा, तो क्या होगा, और ये सी होगा। अभी अभी देखा था, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है एफ और सी के बीच में, तो जो इमेज बनेगी ना वो बिहाइंड द मिरर और एनलार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। और यही केस होता है इस केस में कि भाई ऑब्जेक्ट जो है, जो फेस होगा वो कहीं एफ और सी के बीच में, क्योंकि जो सी जो है वो बहुत दूर है जाके ना, दूर है तो वहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी फोकस और सी के बीच की डिस्टेंस भी दूर होगी, क्योंकि एफ जो फोकल लेंथ है दैट इज r/2। तो जो फेस है वो अपना एफ और सी के बीच में रहेगा, तो उसकी जो इमेज बनेगी फाइनली वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और अपने को बड़ा फेस दिखेगा। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट इज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ पेशेंट टीथ। तो वही सेम केस इसमें है कि भाई बहुत बड़े स्फीयर का अगर अपन पार्ट लेके एक मिरर बनाते हैं कॉन्केव मिरर, तो वहाँ भी जो टीथ होगा जो अपना डेंटिस्ट देखेगा वो कहाँ रखा होगा, वो फोकस और सी के बीच में। तो यहाँ पे मान लो कुछ दांत है आपका ही, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना बिहाइंड द मिरर बड़ी बनेगी, तो डेंटिस्ट को जांच करने में ईजी रहता है। नेक्स्ट इज लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट। तो जो सोलर फर्नेस होते हैं उसमें भी अपन क्या यूज़ करते हैं, लार्ज कॉन्केव मिरर्स ही यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो ये अपन ने लार्ज कॉन्केव मिरर अपन ने यूज़ किया, तो वहाँ पे क्या करेगा, जितनी भी सनलाइट आ रही है वो दूर से आ रही है, अपन ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं इन रेस को। रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेंगे भाई, और उस पॉइंट पे क्या कर देते हैं, अपन एक फर्नेस पे रख देते हैं। फर्नेस बेसिकली क्या होता है, जिसमें मेटल को अपन मेल्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होगा। तो ये बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली 2 ही केसेस होंगे। तो अपने को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर देखो कुछ इस तरीके से होता है अपना, इधर तो ये क्या होता है, पेंटेड एरिया होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होता है ये। और अपने को ये पता है कि इस केस में फोकस इस साइड होता है, सी इस साइड होता है। इस साइड में जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उस तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 जगह रख सकते हैं, या तो इन्फिनिटी पे रखें या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखें, पोल अपना यहाँ कहीं बीच में रखें। तो इन 2 केसेस के लिए कहाँ बनेगी इमेज वो देखते हैं। तो अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इस तरीके से रेज आएंगी कि पहले होंगे वो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे कि आगे बढ़ाने पे वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो इमेज बनी क्या रियल बनी, नहीं, जो रेज है वो मीट नहीं कर रही, अपीयर्स टू मीट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज जो बनेगी एट एफ। दूसरा साइज, पॉइंट साइज दिख रही है भाई, ये तो ये होगी पॉइंट साइज। तीसरी बात करें नेचर कैसा है, तो नेचर है अपना वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल हो तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट केस की बात करें, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ तो एट इन्फिनिटी था भाई, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रखा, तो एक तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से पास होगी कि पीछे बढ़ाने पे कहाँ से जा रही है वो, फोकस से। दूसरी अपन इस तरीके से ले लें कि वो सी से पास कर रही हो आगे बढ़ाने पे, तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो ये कहाँ अपीयर करेगी मीट करती हुई, इस पॉइंट पे। तो जो इमेज बनेगी इस केस में वो कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, ये वाला। और इमेज देखो क्या रेज एक्चुअल मीट कर रही है, नहीं, यहाँ भी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी भाई। तो वही बात कर लेते हैं इस केस में इमेज का है,
बिटवीन ई एंड एफ। दूसरा साइज़ कैसी है भाई, साइज़ की बात करें तो वो भी देखो डिमिनिश्ड है भाई, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है, छोटी बन रही है इससे, तो ये होगी डिमिनिश्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचर की, तो नेचर फिर अपन बात कर रहे हैं तो ये वर्चुअल इनडायरेक्ट है भाई, थोड़ा मीट नहीं कर रही है रेस। क्लियर है ना ये बात? ओके। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स का कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट इज रियर व्यू जो मिरर होते हैं, साइड व्यू मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के, वहाँ यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ, एग्जाम में पूछा तो आपको लिख देना है लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। लार्जर फील्ड ऑफ व्यू क्या मतलब है इस बात का? देखो कॉन्वेक्स मिरर्स कुछ इस तरीके से होते हैं ना, तो क्या होगा कि कहीं पे देखो इनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब इस एरिया में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। दूसरा, यहाँ पे देखो अपन ने बात की थी जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वहाँ पे इमेज जो है हमेशा डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। यहाँ पे होगा क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, उनकी छोटी छोटी इमेज बन जाएगी यहाँ पे। तो क्या होगा, अगर आपने कार के पीछे एक बहुत बड़ा व्हीकल खड़ा है, ट्रक खड़ा है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि पूरे मिरर को कवर कर ले, वहाँ पे ट्रक की इमेज छोटी बनेंगी, उसकी साइड में कोई साइकिल होगी वो भी अपने को दिखेगी। तो अपन साइड व्यू मिरर्स में क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा, यहाँ पे जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, तो अपन काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और कहाँ यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स? इंस्टॉल्ड एट शार्प, ब्लाइंड और डेंजरस रोड इंटरसेक्शंस, पार्किंग लॉट्स एंड बिल्डिंग ड्राइव वेज टू हेल्प ड्राइवर्स सी ऑन कमिंग ट्रैफिक। तो क्या होता है, कई बार देखा होगा आपने सोसाइटीज़ वगैरह में, यहाँ रहते हैं आप, कहीं ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, वहाँ पे जैसे मान लो ये अपना दो रोड है और यहाँ पे कोई घर है, छः ऑफिस मान लो, तो क्या होगा, इधर से कोई गाड़ी आ रही है मान लो और इधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो इन दूसरे को दिखेगा नहीं कि इधर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा दूसरी साइड से, तो इस वाले को नहीं दिखेगा कि इधर से कोई आ रहा है, इस वाले को ये नहीं लगेगा कि इधर से कोई आ रहा है। तो क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं बड़ा सा, तो इसको भी पता लग जाएगा कि उधर से कुछ आ रहा है, ये देखेगा तो उसको भी दिख जाएगा कि यहाँ से कुछ आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। तो देखो आपने जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं या स्टोर्स होते हैं बड़े, तो उसमें आप देखा होगा कि कोने में नियर द रूफ बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। तो इसलिए लगा होता है कि वहाँ कॉन्वेक्स मिरर से यहाँ पे जो आगे बैठा है काउंटर पे जो भी बंदा बैठा है या फिर जो सिक्योरिटी बैठी है उसको दिख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है वहाँ पे, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। ठीक है। तो बेसिकली सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन लिया, व्हाई डू डेंटिस्ट यूज ए कॉनकेव मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द सेम। तो ध्यान रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है अगर आपको ये पता होगा कि कॉनकेव मिरर यूज क्यों करता है डेंटिस्ट, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो अपन ने अभी अभी डिस्कस किया था कि लार्जर इमेज देखने के लिए करता है। लार्जर इमेज क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है बिटवीन एफ एंड ई, तो अपने को कौन सा केस की इमेज बनानी है? अपने को बनानी है लास्ट वाले केस की, जहाँ पे जो इमेज है वो देखो लार्जर बन रही है, तो ये वाले आपको वहाँ पे रे डायग्राम बना के आना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला होता है बेसिकली 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f है अपना फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो मिरर फॉर्मूला कहाँ यूज आता है? अगर आपको f पता है, u पता है तो v निकाल सकते हो, v पता है, u पता है तो f निकाल सकते हो, है ना। पर ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या होता है? सपोज करो हम बात कर रहे हैं कि ये अपना कॉनकेव मिरर है, तो ये जो साइन कन्वेंशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही होगा ना। तो ध्यान रखना है, अपन ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। आप ये मान के चलो कि ये जो अपने एक्सेस लिया ना, ये वाले, मैं इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ। ये x है तो ये क्या होगा? -x, और ये -y। तो ध्यान रखना है यहाँ पे u, v एंड f जो यूज़ करेंगे इस मिरर फॉर्मूला में, वो अपन विद साइन यूज़ करेंगे। विद साइन का क्या मतलब है? देखो, जब अपन ने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा यहाँ रखा होगा लेफ्ट साइड में मिरर के, मतलब अपन मिरर को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि उसकी रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है वो इस तरीके से हो, तरफ मूव कर रही हो, नेगेटिव एक्स की तरफ। तो इस केस में बताओ ये कौन सी डिस्टेंस है? नेगेटिव एक्स है भाई, तो हमेशा u नेगेटिव होगा। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो यहाँ पे u नेगेटिव होगा। अब दूसरा, अब मुझे बताओ कॉनकेव मिरर के केस में अपन ने बताया था जो फोकस है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये कहीं मान लो यहाँ है, क्योंकि रेज जो अपन ने पहले डाली थी इस पे वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रही थी भाई, इस तरीके से, है ना। तो इस केस में अगर बात करें कॉनकेव के केस में, तो एफ क्या होगा हमेशा? यू तो अपन ने बता दिया कि दोनों के लिए कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, यू तो नेगेटिव होगा, यू तो अपना नेगेटिव होगा। बट इन केस ऑफ अपन बात करें कॉनकेव, तो उस केस में फोकल लेंथ अपनी क्या होगी? दैट विल बी नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के केस में अपन ने बात की थी, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने बात की थी कि फोकस इधर होता है अपना, तो फोकल लेंथ इधर क्या होगी? पॉजिटिव होगी ना ये, अगर बात करें तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो वो फोकल लेंथ होगी अपनी पॉजिटिव। क्लियर है ना। अगर आपको वी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको वी जो है विद साइन रखना है, तो वही यहाँ पे बोला है अपन ने, यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ की बात करें तो कॉनकेव में वो नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स में वो पॉजिटिव होगी। ये अपन ने बात कर ली थी यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, जिसको अपन स्मॉल लैब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए भी आपको ध्यान रखना है, जो साइन कन्वेंशन की बात की थी अपन ने, कि यहाँ पे अपन ने बोला था कैट से दिस इज एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज वाई, दिस इज नेगेटिव वाई। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट अपन ने रखा है, तो ऑब्जेक्ट तो अपन इरेक्ट ही रखेंगे ना सीधा, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है भाई। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की। तो इमेज देखो दो तरीके से, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, है ना। तो उस केस में जब वर्चुअल होगी तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? पॉजिटिव। बट अगर जो इमेज बनी है वो रियल बनी है, तो रियल के केस में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है ना। तो उस केस में अगर रियल है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? नेगेटिव होगी। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u।
यू, और ध्यान रखना है यू और वी विद साइन लेना है। और ये इक्वल होता है अपना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो फॉर्मूले आ गए अपने पास मैग्नीफिकेशन के, एक तो यू एंड वी की टर्म में और एक हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की टर्म में। ठीक है, ओके। अब मैग्नीफिकेशन बेसिकली बताता क्या है? मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि जो इमेज बनी है उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना टाइम्स है। ठीक है, दूसरा मैग्नीफिकेशन ये भी बताएगा कि जो इमेज है वो रियल है कि इन्वर्टेड है। वो कैसे पता लगेगा? अगर एम अगर पॉजिटिव आता है तो इस केस में ध्यान रखना है इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी, मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है। और अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस केस में जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है, इसका मतलब क्या होगा? रियल है। तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि जो एम है वो अपने को दो चीज़ें बताएगा। मैग्नीफिकेशन दो चीज़ें बताता है। फर्स्ट, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। रियल और वर्चुअल का कैसे पता लगेगा? रियल है तो अगर नेगेटिव साइन आएगा एम के साथ में, जैसे मैं बोलता हूँ मैग्नीफिकेशन मान लो कुछ ऐसा आ गया, एम इज इक्वस टू -2, तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो माइनस है ना, ये तो ये बताएगा कि जो इमेज बनी है वो इमेज अपनी रियल है। रियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है। दूसरा, ये जो नंबर 2 है ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो इमेज की हाइट है वो 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो यहाँ पे साइन जो बताएगा प्लस या माइनस जो भी है वो तो अपने को बताएगा नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, और ये बताएगा कितना टाइम्स जो इमेज है वो बड़ी है या छोटी है ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि m इज इक्वस टू अपना 0.5, इसका क्या मतलब है? तो ध्यान से समझना कि यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा भाई, है ना? कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस है। प्लस का मतलब ये है कि जो इमेज है ना, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड 0.5 क्या बता रहा है? हाइट ऑफ इमेज इज 0.5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से आधी हाइट है। वही अपन ने यहाँ बताया है मैग्नीफिकेशन में कि अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो आएगा नेगेटिव। वहीं पे मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब जो इमेज बनी है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance from mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इमेज बनेगी ना वो एक स्क्रीन पे बनानी है अपने को। तो स्क्रीन को कहाँ रखें भाई? स्क्रीन को वहीं रखेंगे जहाँ इमेज बनेगी। तो अपने को बेसिकली वी निकालना है यहाँ पे ना। और ध्यान रखना है स्क्रीन पे वही इमेज बनती है जो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी होगी। ओके, अब अपन देख लेते हैं इसको। तो अपने को गिवन क्या क्या है? गिवन है अपने को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे अपना u विल बी इक्वल्स टू, u अपन ने बोला था नेगेटिव होगा हमेशा, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ अपने को बता रखी है दैट इज 15 सेंटीमीटर, और जो अपने को पता है मिरर कौन सा है? कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव, दैट इज -15 सेंटीमीटर। ओके, और अपने को निकालना क्या है? अपने को एक तो निकालना है v क्या होगा। दूसरा अपने को ये भी बताना है नेचर क्या है और साइज क्या है इमेज की, मतलब m अपने को बेसिकली निकालना है। वहाँ से अपन निकाल सकते हैं साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो अपने को पता है मिरर फॉर्मूला अपना होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f दैट इज -15 इज इक्वल्स टू 1/v निकालना है प्लस 1/u -25, तो मैं यहाँ -1/25 कर देता हूँ। तो यहाँ से जब अपन फर्दर करेंगे तो ये बनेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/15, एलसीएम आ जाएगा 75, दिस विल बी 3 माइनस 5, तो 1/v इज इक्वल्स टू -2/75 एंड v विल बी इक्वल्स टू -75/2 सेंटीमीटर। ओके, तो अपने को जो स्क्रीन रखनी है वो कहाँ रखनी पड़ेगी? दिस विल बी -37.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन बताएंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज वी हैव टू प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ -37.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। ओके, तो अपने को पता है कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इज इक्वल्स टू -v/u। ओके, और अपने को m का दूसरा फॉर्मूला पता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इन दोनों से तो अपन निकालेंगे क्या? नेचर ऑफ द इमेज। वहाँ से m की वैल्यू पता लगेगी भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू -v दैट इज -75, और ये भी अपनी माइनस साइन है इसके साथ, तो अपॉन u क्या है? u इज -25, तो माइनस माइनस यहाँ से अपना बनेगा -v/। अब देखो सिंस यहाँ पे m का साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन इसका मतलब जो इमेज बनेगी ना, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? अब देखो ये अपने को क्वेश्चन में ही बोला है कि अपने को जो इमेज मिलेगी वो बेसिकली अपने को स्क्रीन पे लेनी है। तो स्क्रीन पे कब ले सकते हैं? तभी ले सकते हैं ना जब रियल और इन्वर्टेड होगी ना। वही अपना यहाँ पे आंसर आया है। अब अपन बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए अपन क्या करेंगे? अपने को पता है कि m की वैल्यू ये आई है अपने पास -3/2। तो m इज इक्वल्स टू अपने को पता है -3/2 विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? दैट इज 4। इवन है ना अपने को ये। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो माइनस है वो क्या बता रहा है? जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है ना। क्लियर है? ये आपके आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो शब्द है ऑब्लिकली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑब्लिकली का क्या मतलब है? ऑब्लिकली का मतलब है भाई कि जो अलोंग नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई मीडियम लिया, यहाँ पे मैं इस मीडियम पे नॉर्मल डालूंगा, ये अपनी नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो इनकमिंग रे है वो इसके अलोंग नहीं होनी चाहिए, एक एंगल पे होनी चाहिए नॉर्मल के साथ, कुछ भी एंगल बना रही हो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए वो एंगल। तो जब रे अपनी ऑब्लिकली फॉल करेगी ना किसी मीडियम पे तभी रिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम एंड एयर एंड स्लो इन डेंसर मीडियम लाइक ग्लास वाटर। भाई वैक्यूम और एयर को छोड़ के जितने भी मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं अपन, है ना, सारे के सारे क्या होंगे? डेंसर होंगे इन कंपैरिजन टू वैक्यूम और एयर। अब बात करते हैं ऑप्टिकली डेंसर वर्सेस ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है? द मीडियम विद लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, थोड़ी देर में देखेंगे। लाइट ट्रेवल्स स्लोअर हियर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब लाइट क्या करती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। ऑप्टिकली रेयरर की बात करें, द मीडियम विद स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट ट्रेवल फास्टर हियर, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ना, ये अपन बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली मतलब यहाँ पे दो अपन मीडियम लेंगे, उनको आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं बोलता हूँ कि सपोज करो ग्लास और डायमंड की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो ग्लास है वो रेयरर है और जो डायमंड है अपना वो अपना डेंसर मीडियम है। बट कहीं पे अगर मैं ग्लास और मान लो मैं एक एयर लेता हूँ, तो इस केस में ग्लास मेरा डेंसर हो जाएगा, एयर मेरा क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। मतलब कंपेरेटिवली बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है द बेंडिंग रूल्स क्रूशियल फॉर रे डायग्राम्स। रूल नंबर 1, रेयर टू डेंसर। सपोज करो अपने पास एक मीडियम है, मैं यहाँ बना के बता देता हूँ। ऊपर है अपना रेयर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। तो जब लाइट आएगी इसमें ऑब्लिकली, मैं ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है थीटा के एंगल के साथ में, और ये रेयर से डेंसर में जाएगी ना, तो जानी तो सीधी चाहिए थी, पर क्या करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी इस तरीके से, क्लियर है ना? ओके। वहीं पे अगर डेंसर टू रेयर आ रही है, क्या होगा? ये डेंसर है अपना और ये रेयर मीडियम है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बनाते हुए आ रही है लाइट। क्या होगा जब लाइट यहाँ पे डेंसर से रेयर में जाएगी? जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर ये क्या करेगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से, क्लियर है? अब बात करते हैं जीरो बेंडिंग की। अगर कोई मान लो मीडियम है से और ये अपनी नॉर्मल है और इसी के अलोंग अपनी जो रे है वो आ रही है, तो कोई बेंड नहीं करेगी, वो सीधा सीधा निकल जाएगी, चाहे रेयर हो डेंसर हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, डेंसर हो या फिर ये रेयर हो। यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा कि ये रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में आ रही है। नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेसिकली वही बात कर रहा है कि मान लो ये अपनी नॉर्मल है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, ये है अपनी इंसिडेंट रे, और यहाँ पे जानी ऐसी चाहिए थी, बट मान लो ये अपना रेयर मीडियम में डेंसर है तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है, तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये अपना स्मॉल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये नॉर्मली तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जैसे एक्स वाई प्लेन है ये तो इसी में लाई करेंगे। सेकंड लॉ क्या बोलता है? इसको अपन स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट और द लाइट ऑफ ए गिवन कलर। इंपॉर्टेंट है भाई, कलर एक गिवन कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट कर रही है कहीं पे और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अलग अलग एंगल पे आप उसको इंसिडेंट करवाओगे तो उनके साइन का रेशियो वो कांस्टेंट होगा। एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो मीडियम है, अपन एक पर्टिकुलर मीडिया की बात कर रहे हैं, दो मीडियम दिए हुए हैं, उसमें एक लाइट जा रही है, उस लाइट का कलर सेम है, उसको अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट कराओगे तो जो रिफ्रैक्शन आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनका अगर रेशियो लोगे साइन आई अपन साइन आर, वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये अपना सेकंड लॉ हो गया, स्नेल्स लॉ, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट है भाई, बार बार पूछते हैं। तो ये अपने को एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया है, तो इसमें से जो रिफ्रैक्शन होगा, अगर कोई लाइट पास कर रही है ऑब्लिकली, तो किस तरीके से होगा? तो देखो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ध्यान से देखो, यहाँ एयर है ना, ये अपना रेयर मीडियम होगा इन कंपैरिजन टू ग्लास। ये क्या है? ग्लास। ग्लास क्या होगा अपना? डेंसर मीडियम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये सीधी जानी चाहिए थी, पर क्या करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये तो अपनी इंसिडेंट रे हुई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी यहाँ पे। ये अपनी रिफ्रैक्टेड रे होगी तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। फिर उसके बाद में जो ओ बी रे है उसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ भी नॉर्मल बनाएंगे। और यहाँ से क्या होगा, जैसे ये डेंसर से रेयर में जा रही है, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, पर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या करेगी? बेंड करेगी, तो ये इस तरीके से निकल जाएगी और इस रे को अपन बोलते हैं एमरजेंट रे। और ध्यान रखना है ये जो एंगल ई है, दिस इज एंगल ऑफ एमरजेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इनिशियली जो रे आई थी इंसिडेंट रे, ये और जो रे ये अपनी एमरजेंट रे है, ये बेसिकली क्या हुआ है, जो ओरिजिनल रे है वो शिफ्ट हो गई है इस तरफ, है ना। तो बेसिकली इसको अपन बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब एवरीडे एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, द बेंट पेंसिल। आप क्या करते हो, मान लो पानी है आपके पास ग्लास में, उसमें अगर पेंसिल डालोगे तो बेसिकली क्या दिखेगी? यहाँ से मुड़ी हुई दिखती है, इस जो इंटरफेस पे एयर और
ये वाटर है यहाँ पे, वो बेंड की हुई दिखती है, देखना आप। नेक्स्ट है मैग्नीफाइड लेमन। आप देखते हो शॉप्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे ग्लास में नींबू डाल के रखते हैं पानी की ग्लास में, तो वो मोटा दिखता है ना, मैग्नीफाइड बड़ा दिखता है। द रेज्ड कॉइन, अगर आप एक ग्लास लो और उसमें पानी डाल के उसमें कॉइन डाल दो तो वो कॉइन आपको ऊंचा दिखेगा ऊपर से, अगर आप देखोगे यहाँ से तो उठा हुआ दिखेगा ये। नेक्स्ट है पूल डेप्थ। आप स्विमिंग पूल में जब जाते हो नहाने के लिए तो वहाँ पे आप एंटर करने से पहले पानी में देखते हो तो लगता है कि जो इसका बॉटम है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, वो भी किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन और बैंड इन द सेकंड मीडियम। अब वो नॉर्मल की तरफ होगा कि उसके अवे होगा, वो डिपेंड करेगा कि जो लाइट है अपनी वो रेयर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेयर में आ रही है, वो अपन ने बात कर ली। द एक्सटेंट ऑफ दिस चेंज इन डायरेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज फंडामेंटली लिंक्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अपन एयर की बात करें तो इससे थोड़ी कम होती है स्पीड, पर अपन एक्चुअली उसको बराबरी मान के चलते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। सो फर्स्ट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव से नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो मीडियम की बात होगी डिफरेंट डिफरेंट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n/2 से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है 2 कुछ भी हो सकता है, मैं बोल दूँ n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू, मैं बोलता हूँ ग्लास, तो यहाँ पे 2 होगा डायमंड, 1 हो गया ग्लास। तो बेसिकली अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं n/1 से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिसकी कर रहे हैं वो पहले आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो सेकंड आएगा। n/1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की बात कर रहे हैं उस मीडियम में जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है वो आएगी डिनोमिनेटर में, और जिसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आएगी ऊपर। ठीक है, ये तो बात हो गई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दूसरी बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान रखना है अगर इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, तो यहाँ पे अपन ने मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर 1 जो है मेरा वो वैक्यूम या एयर हो जाए, मतलब किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नोट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली अपन इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। अपन बोलते हैं मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सोच कर मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव डायमंड, तो इसका मतलब समझ जाना कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर और वैक्यूम के। क्लियर है? तो दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो समझ में आ रहा है कि अपने को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है 2.42, और ये चीज़ को अपन इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डी से कर देता हूँ मैं रिप्रेजेंट, विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल्स टू 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। समझ में आ रही है ना? ये आपको लिख के आ जाना है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे लेंसेज की। लेंसेज कौन से वाले, स्फेरिकल लेंसेज की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दो टाइप के लेंसेज पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। तो ये अपना कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है भाई, और ये कुछ इस तरीके से अपना कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स जो लेंस है अपना, तो ये भी एक स्फीयर से बना है भाई। देखो अगर मैं ये दो हाफ है इसके ना, बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं इसको। एक इस ये स्फीयर होगा अपना, और इधर वाला जो पार्ट है एक स्फीयर का बनेगा ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे भाई, दो स्फीयर से बना दो, है ना। अब यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे जो इसका ये मिडिल पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब इस सी और ओ को ज्वाइन करने वाली, उधर वाला भी सी को ज्वाइन करेंगे भाई, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखो ये ट्रांसपेरेंट है ना लेंस जो है, तो यहाँ पे देखो अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आती है, इधर से अपन डालते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे भी अपन ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे इस साइड में, और यहाँ भी साइन कन्वेंशन है वो सेम रहेंगे जो अपन ने बात की थी, ये एक्स, ये -x, y और ये -y। मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे अपन और बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको अपन बोलते हैं F1 और ये जो है F2। अब ये F1 F2 कहाँ से आए हैं, अगर यहाँ से मैं पैरेलल रेज इस पे डालता हूँ तो ये क्या कर देता है, कन्वर्ट्स करके रेज को इस तरीके से भेजता है कि ये फोकस से पास हो। इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। दो फोकस हैं पर इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं अपन। ओके, तो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए अपन कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से अगर मान लो इधर से मैं रे पैरेलल डालता हूँ तो क्या करेंगे, वो इस फोकस निकलेंगे। हाँ, ये F1 ये F2 है अपना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में वही सेम टर्मिनोलॉजी वही रहेगी, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पैरेलल रेज है वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, तो वो इससे बाहर जब निकलती है ना तो वो डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज किस तरीके से होती है, उनको पीछे बढ़ाने पे वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं। उधर तो डाइवर्ज कर रही हैं भाई, ये नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक पॉइंट पे मिलेंगे, अपीयर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो इसका ये वाला पॉइंट है ना F1, तरीके से यहाँ भी एक होगा F2, तो इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ होगा, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रहा है
कि यहाँ पे अगर बात करें इस केस में, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, तो यहाँ पे यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, यू यहाँ भी नेगेटिव होगा ना, बट इस केस में जो फोकल लेंथ होगी स्मॉल एफ, वो क्या होगी, पॉजिटिव। देखो राइट हैंड साइड में फोकस है, तो इस केस में अगर बात करें तो जो फोकल लेंथ होगी अपनी, फोकल लेंथ वो अपनी होगी नेगेटिव। क्लियर है ना बात। अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे अपने टोटल 6 केसेस होंगे। जहाँ पे अपन मिरर में बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर में, वहाँ कॉनकेव मिरर में 6 केस थे। इन केस ऑफ लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे। तो फर्स्ट जो केस है उसके अंदर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो सारी रेज क्या करेंगे, कन्वर्ज होकर F2 पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट F2। साइज बताओ, साइज इज पॉइंट साइज बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर बताओ, नेचर क्या होगा भाई, रियल में मेट कर रही है रेज, तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरीके से अगर अपन इन्फिनिटी से आगे की तरफ आते हैं, अब ध्यान देना है यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये वाला मैंने जो बात की थी लास्ट में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी ना लिख के अपन क्या लिखते हैं, इस केस में तो अपन कर देते हैं 2F1 और इसको अपन कर देते हैं 2F2 ना, डबल ही होती है ना भाई। जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो इसको F1 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपनी 2F1 हो जाएगी। इसी तरीके से इसको F2 बोल रहे हैं तो उसको 2F2 बोल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2F1 हो जाएगा, इधर आगे बात करेंगे तो F2 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन पे बढ़ने से पहले आप रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। भाई अपन जो रेज लेंगे वो किस तरीके से लेंगे। तो क्या होता है, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो दिस इज लेट्स से ऑप्टिकल सेंटर, तो अगर पैरेलल रे आ रही हैं तो वो कुछ इस तरीके से अपनी पास कर जाएंगी F2 से। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो मैं इसको F1 बोल देता हूँ, तो कोई रे फोकस से पास होके इधर जाती है तो यहाँ से क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट जो है दैट इज अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर भाई इसके थ्रू जाती है तो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो ये तो अपना हो गया रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से अपन कॉनकेव लेंस के लिए भी देख लेते हैं भाई। तो फर्स्ट जो रूल है कॉनकेव के लिए, तो दैट इज ये ऑप्टिकल सेंटर है अपना, दिस इज F1, दिस इज, तो अगर कोई रे इस तरीके से पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से, और डाइवर्ज इस तरीके से होगी पीछे बढ़ाने पे वो कहाँ से, F1 से पास हो। ठीक है, दूसरे रूल की बात करें तो ये अपना F1 है, लेट्स से ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F2। तो कोई रे इस तरीके से आ रही है कि उसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो F2 से अगर पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये दूसरा रूल है। ठीक है, थर्ड वही है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है तो स्ट्रेट निकल जाएगी बिना किसी इन्फ्लुएंस के, मतलब सीधी स्ट्रेट की स्ट्रेट निकल जाएगी, कोई बैंड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F, तो मतलब 2F1 है भैया ना, अपन कर देता हूँ सब में। तो ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F1 मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रख रहे हैं। दो रेज लेनी पड़ेंगी इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो फर्स्ट पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये F2 से निकलेगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, ध्यान से देखो, पहले बनी थी F2 पे, अब अपन ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं तो इमेज इधर जाने लग जाएगी। तो अब अगली F2 के आगे क्या कहाँ बनेगी, दैट विल बी बिटवीन F2 एंड 2F2, और यहाँ पे एक्चुअल में रेज मीट कर रही हैं, तो क्या वो तो जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे अपन ने ये भी बताया भाई, इमेज डिस्टेंस को यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को वी बोलते हैं, ये अपनी फोकल लेंथ है। क्लियर। और यहाँ पे अगर इमेज की साइज की बात करें तो ध्यान रखना है, यहाँ जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी साइज में, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी। जैसे यहाँ पॉइंट साइज बन रही थी, यहाँ पे डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट एट 2F1। तो देखो 2F1 का मतलब क्या, सी, मिरर के अंदर अपन ने बात की थी जब सी पे होता है, इसमें कॉनकेव मिरर में, तो इमेज सी पे बनती है, यहाँ पे वही होगा। 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2F2 पे बनेगी इसकी इमेज। और वहाँ पे अपन ने ये बोला था कि साइज ऑफ इमेज होगी वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट की साइज के, तो यहाँ भी सेम वही होगा। वही दो रेज लेनी पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे बनेगी कुछ इन्वर्टेड एंड रियल। और यहाँ पे जो इमेज की साइज है सेम साइज बनेगी एज ऑब्जेक्ट, और ये अपनी है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, बिटवीन 2F1 एंड F1। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो इमेज है धीरे धीरे बड़ी हो रही है। पहले देखो बिल्कुल पॉइंट साइज थी, थोड़ी बड़ी बनी, फिर इक्वल बनी, अब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बन जाएगी। पर अभी तक रियल ही बन रही है, यहाँ भी रियल थी, यहाँ भी रियल, यहाँ भी रियल, और यहाँ भी रियल बनेगी। तो यहाँ पे वही सेम पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड 2F2 बनेगी। धीरे धीरे आगे खिसकती जा रही है ना इमेज, तो 2F2 पे बन चुकी है, इससे आगे कहाँ जाएगी, बियॉन्ड इसकी यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे भी जो इमेज बनेगी, बात करें तो यहाँ इमेज एनलार्ज्ड बनेगी, और जो नेचर है दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट अगर F1 पे मतलब फोकस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, दो रेज लेनी है पैरेलल, तो इस तरीके से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से जाएगी, पैरेलल ले जाएंगे, और ये कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। तो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, एंड हाईली मैग्नीफाइड, यहाँ पे बनेगी हाईली मैग्नीफाइड, और इमेज जो बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, ओके। लास्ट एंड स्पेशल जो केस है दैट इज अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज लेस देन फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ से कम है मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इस केस में क्या होगा, जैसा ही कॉनकेव मिरर केस में अपन ने पढ़ा था, लास्ट वाले केस में क्या बन रही थी, जो इमेज थी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही थी और एनलार्ज बन रही थी, वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से एक पैरेलल लेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जैसे लेंगे तो देखो इधर तो डाइवर्जिंग है,
है ना? तो क्या करेंगे, इसको पीछे की तरह अगर बढ़ाएँ तो कुछ यहाँ जाके मिलेगी। यहाँ से देखने वाली आँख को ह्यूमन आई है मान लो यहाँ पे ना, तो यहाँ से अगर वो देख रही है तो क्या लगेगा, इस पॉइंट से आ रही है भाई लाइट। तो बेसिकली इस एक इमेज यहाँ बन जाएगी डैश इस तरीके से। और यहाँ पे सिंस एक्चुअल इमेज नहीं कर ही रहे तो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है इमेज तो, ठीक है। दूसरा क्या बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है ना बात? ओके। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में दो ही केसेस होंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहाँ पे क्या होगा, पैरेलल रेज आएंगी और रेज इस तरीके से बेंड करेंगी बाहर निकलते टाइम कि वो डाइवर्ज हो रही होंगी। पीछे बढ़ाने पे ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस पे मिल रही है F1 पे। ये F2 है, ये 2 F1 है, वो भी बोल देते हैं 2F1 2F1, दिस इज F2 2F2, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो क्या होगी, द इमेज विल बी एट F1 बोल सकते हैं अपन इसको। और जो नेचर ऑफ इमेज होगा क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ये साइज है भाई, साइज की बात कर दी अपन, कौन साइज बन रही है। और एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही तो कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल हो तो कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी ना, वही अपन ने बोला यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में एक अगर ये पैरेलल ले लें तो इस तरीके से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर ऐसा कैसे निकल जाएगी। तो देखो इधर तो मिलेंगी नहीं है इस साइड तो, बट इस रे को अगर पीछे बढ़ाएं तो कुछ यहाँ मिलेगी, तो यहाँ इमेज बनेगी इसकी। और देखो इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी इससे, और क्या एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, नहीं। तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी। तो इमेज इस केस में कहाँ बनेगी, कहीं भी रखोगे तो दिस विल बी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपन कहीं भी रखते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जो इमेज की पोजीशन है वो बनेगी बिटवीन F1 एंड O, दिस इज F1। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी भाई। और जो साइज है वो डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है इस बार, कुछ साइज तो बन रही है भाई इसमें, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो लेंस फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इक्वल्स टू v/u एंड दिस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मिरर की बजाय उल्टा हो गया थोड़ा सा, मिरर में मैग्निफिकेशन में नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। कन्वर्जिंग का क्या मतलब हुआ, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले यहाँ गिवन क्या है वो देख लेते हैं। जो गिवन है दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 5 सेंटीमीटर। दूसरा अपने को दे रखा है 25 सेंटीमीटर हेल्ड किया हुआ उसको, तो ये बेसिकली यू हो गया। यू अपना नेगेटिव होता है -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की बात कर रहा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, राइट साइड में होती है भाई। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है अपने को, पोजीशन, साइज, नेचर, ये सब निकालना है। तो बेसिकली अपने को वी निकालना है, एम निकालना है, एम से ही अपन साइज वाइज सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f दैट इज 1/10, 1/v माइनस 1/u, तो -1 प्लस हो जाएगा 1/25। तो यहाँ से बेसिकली अपना आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/25, एलसीएम आ जाएगा 50, तो हो जाएगा 5 माइनस 2, तो 1/v इज इक्वल्स टू 3/50। यहाँ से v इज इक्वल्स टू 50/3, दिस विल बी 16.66। ये तो अपना आ गया v। अब अपने को बात करनी है m की। तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u। v अपन ने निकाल लिया दैट इज 50/3 यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। u कितना है, दैट इज -25, तो दिस विल बी, ये 2 टाइम पड़ जाएगा तो -2/3। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है जो इमेज है अपनी वो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब अपने को बोल रहा है साइज भी बतानी है इमेज की भाई, ना। तो साइज के लिए अपन क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगा देंगे भाई मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में। तो मैग्निफिकेशन अपने को पता लग चुका है दैट इज -2/3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितनी है 5। यहाँ से अपनी हाइट ऑफ इमेज जो आएगी -10/3 दैट इज -3 पॉइंट। माइनस का मतलब क्या है, जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, वो तो एम से पता लग रहा था भाई, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी ना। इसके लिए इमेज फॉर्मेशन बतानी है, तो इमेज फॉर्मेशन में क्या करोगे भाई, देखो फोकल लेंथ क्या है अपनी, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यू क्या है, -25 सेंटीमीटर। तो समझो कि यहाँ पे सपोज करो मैं, ये अपना लेंस हो गया, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है मतलब ये अपना F2 है, दिस F1, दिस इज 2F1, दिस इज 2F2। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये कितनी है 10, ये कितनी होगी फिर 10 होगी भाई, मिडिल में होता है तो टोटल 20। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है -25 मतलब यहाँ पे इसके पीछे। तो ये वाला केस बनाएंगे, कौन सा वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। उस केस में क्या होता है, जो इमेज बनती है अपनी वो बनती है अपनी यहाँ पे F2 और 2F2 के बीच में, और छोटी बनती है इससे। तो वो दिख भी रहा है, देखो ये वाली इमेज की जो हाइट है वो क्या है 3.33, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ ए लेंस P, और पावर इज इक्वल होता है 1/f। f ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा मीटर में होता है ये, ठीक है। यूनिट जो होती है दैट इज डायप्टर। कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, तो 1 बाई नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव देगा अपने को, समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। तो अगर एक से ज़्यादा लेंस दे रखे हैं और बोल रहा है इनकी पावर दी हुई है और बोल रहा है कि इनके टोटल पावर कितनी होगी अगर एक दूसरे के साथ में टच में रख दी जाए, तो पी टोटल जो होता है ना दैट इज P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन Pn तक। आप सिंपली क्या करो, उनकी पावर्स को ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा कि टोटल पावर क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया, इफ द पावर ऑफ लेंस इज -4 डायोप्टर व्हाट इज फोकल लेंथ, इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो नेगेटिव से पता लग रहा है कि ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव है तो क्या डाइवर्जिंग है भाई ना, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। तो अपने पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, और ध्यान रखना f मीटर में होगा। तो यहाँ से पावर की बात करें तो पावर गिवन अपने को -4 1/f, तो यहाँ से f विल बी इक्वल टू -4। अब ये मीटर में आएगी फोकल, तो अपन इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें, इंटू 100 कर दें, दिस विल बी -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 25। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो दिख ही रहा है भाई ये, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लेंसेज ऑफ पावर +3.5D डायोप्टर है भाई ये ना, एंड -1.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द टोटल पावर एंड इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। P इज इक्वल टू क्या होगा P1 प्लस P2। P1 कितना है 3.5, दूसरा क्या -1.5, दिस विल बी 2 डायोप्टर। अपने को फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी दैट इज 1/पावर, और पावर कितनी है 2 डायोप्टर, तो दिस विल बी 1/2, और ये मीटर में आएगी भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो दिस विल बी 50 सेंटीमीटर। अपना आंसर क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। तो सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है भाई, इसका डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन आई के अंदर, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद में ये वाला स्पेस आता है, यहाँ पे कुछ लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड रहता है, उसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो मसल्स दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं आइरिस, और इन मसल्स के बीच में ये जो गैप है इसको बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ से लाइट एंटर करती है, और ध्यान रखना है यहाँ से एक बार लाइट एंटर कर गई तो वो वापस नहीं आती, इस वजह से अपने को जो प्यूपिल है ना, ये वाला जो बीच वाला गैप है, ये ब्लैक नजर आता है, ठीक है। और जो ये अपनी आइरिस मसल्स हैं, ये बेसिकली प्यूपिल की साइज को बड़ा या छोटा करती हैं, कितनी लाइट एंटर करेगी इस आई के अंदर, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आइरिस। अगर अपन कहीं पे ब्राइट प्लेस पे हैं तो उस केस में ये जो आइरिस है ये इस प्यूपिल की साइज को डिक्रीज कर देती है, छोटा कर देती है, मतलब लाइट वहाँ पे कम एंटर करेगी, क्योंकि बाहर ज़्यादा लाइट है, इस वजह से ज़्यादा लाइट अगर एंटर करेगी आंख में तो वो रेटिना को डैमेज कर सकती है, इसलिए वो प्यूपिल की साइज को छोटा कर देती है। और ब्राइट लाइट में ये बेसिकली इस साइज को छोटा कैसे करती है प्यूपिल की, ये बेसिकली क्या करती है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या करेगी, ये इस तरीके से छोटा कर लेगी इसको, है ना, इस जगह को, स्पेस को छोटा करेगी अपने आप को, तो तरीके से बड़ा कर लेगी और इसको छोटा करेगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप इसको 3D में देखोगे तो ये जो मसल्स हैं कुछ इस तरीके से होती है ना, हर तरफ ये वाला गैप होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ खींचेगी, और ये जो अंदर वाला जो स्पेस है ये वाला जिसको प्यूपिल बोल रहे हैं, जहाँ से अपनी लाइट एंटर कर रही है, वो छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अपने आइरिस जो है वो एक्सपेंड करेंगे तो उस केस में जो प्यूपिल की साइज है वो बड़ी हो जाएगी और वहाँ पे ज़्यादा लाइट एंटर करेगी। ओके, नेक्स्ट अपना आता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस बेसिकली सिलरी मसल से अटैच रहता है। सिलरी मसल से क्या करती हैं, इसकी थिकनेस को वेरी करती हैं, पतला या मोटा करती हैं। पतला और मोटा क्यों करती हैं, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना होता है। लेंस अगर मोटा है तो उस केस में जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बेंड करेगी लाइट को। वहीं पे अगर थिन है लेंस तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइट को बेंड कम करेगी, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी इसकी, क्योंकि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/f के, है ना। तो f अगर बढ़ेगी तो पावर कम होगी, f डिक्रीज होगी तो पावर बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से सिलरी मसल्स बेसिकली जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी थिकनेस को वेरी करती हैं, उसकी पावर कम ज़्यादा करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो स्पेस है अपना, यहाँ भी एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास में 2 टाइप के फ्लूइड है। फर्स्ट इज एक्वस ह्यूमर, तो ध्यान रखना है पहले जो आएगा वो ए से आएगा ना स्टार्टिंग में, उसके बाद वाला विट्रस ह्यूमर होगा, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना रेटिना। रेटिना पे बेसिकली 2 टाइप के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। तो बेसिकली रेटिना का काम क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विद रोड्स एंड कोन्स, इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। बेसिकली क्या करती है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, तो जो ये लाइट आती है ना अंदर, इस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, और ये सिग्नल्स क्या करते हैं इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू अपने ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन में अपनी पिक्चर बनती है जो अपन देखते हैं बाहर। अब बात करते हैं रोड्स की। रोड्स क्या होते हैं, सेंसिटिव टू डिम लाइट। जब डिम लाइट में रोड जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ये बेसिकली कलर सेंसिटिव नहीं होते, बेसिकली कलर को परसीव नहीं कर सकते। वहीं पे कौन की बात करें, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड परसीव कलर, इससे अपने को कलर दिखता है ना। डिम लाइट में अपने को कलर जो है, अगर आप थोड़ा अंधेरे में रहोगे, थोड़ी थोड़ी लाइट है तो वहाँ पे आप कलर नहीं बता पाओगे, कोई कलर देखोगे कि कौन से कलर की चीज़ है ना, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। वहीं पे थोड़ी ब्राइट लाइट हो जाती है तब ये कौन जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड परसीव कलर, फिर अपने को कलर दिखना स्टार्ट करता है। सिलरी मसल्स की अपन ने बात कर ही ली थी। एडजस्ट द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जिसको अपन अकोमोडेशन भी बोलते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अपन ने बात की नीचे, द एबिलिटी ऑफ आई
लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। बेसिकली क्या करती है, अपनी फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करती है ये जो लेंस है। इसकी इस स्पेशल प्रॉपर्टी को ही अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। वही ऑप्टिक नर्व की बात की थी अपन ने कि जो इन्फॉर्मेशन है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ये ब्रेन को भेजता है। ठीक है, प्यूपिल की अपन ने बात कर ही ली थी किस तरीके से काम करती है। ब्राइट लाइट में बेसिकली जो आइरिस मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके प्यूपिल की साइज को छोटा कर देती हैं और जो लाइट की एंट्री है वो लिमिट हो जाती है। इन डिम लाइट आइरिस एक्सपेंड्स एंड प्यूपिल अलाउ मोर लाइट इन, ज़्यादा लाइट को जाने देती है। नेक्स्ट एक टर्म और आती है, इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, परसिस्टेंस ऑफ विजन। एन इमेज रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकंड अलाउिंग फॉर द परसेप्शन ऑफ स्मूथ मोशन। बेसिकली क्या होता है, जो अपना रेटिना होता है ना, इस पे मान लो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हटा भी लिया जाए ना, उसके बाद में भी क्या करती है, रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बनी रहती है। कितने टाइम के लिए, 1/16 टाइम के लिए। अभी जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है, इसी वजह से अपन वीडियोस को देख पाते हैं। बेसिकली वीडियोस में क्या होता है कि कोई आदमी चल रहा है ना, उसकी 1 सेकंड में 30 फोटोज ले ली, और वो 30 फोटोज को अगर आपकी आंख के सामने से 1 सेकंड में गुजारा जाए, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि वो जो आदमी की जो स्टिल फोटोज लिया ना अलग अलग टाइम पे, फ्रेम पे, 1 सेकंड में 30 फोटोज लिए तो 30 FPS पे लिया अपन ने, तो अपने को क्या लगेगा, वो जो पिक्चर सामने से जाएंगी तो आपको लगेगा वो आदमी चल रहा है। इस तरीके से बेसिकली अपन जो वीडियो होता है उसको परसीव करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। फर्स्ट इज मायोपिया, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं अपन। सिम्टम क्या होता है, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी। ध्यान रखना है, जो नॉर्मल आई होती है ना, उसका जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ तक एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है वो होता है इन्फिनिटी। ये आप स्टार्स को देख सकते हो ना, तो बेसिकली आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो एक नॉर्मल आई के। वहीं पे नियर पॉइंट जो होता है एक नॉर्मल आएगा, नियर पॉइंट मतलब कितना क्लोज तक आप देख सकते हो इजीली, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। उससे कम अगर हो जाएगी तो आपको धुंधला दिखने लगेगा, है ना। तो बेसिकली ये अपनी नॉर्मल आई की बात की है। अब डिफेक्ट है, डिफेक्ट क्या है, फर्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही, मतलब उस आदमी की जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से घट के कहीं पास में आ गया, है ना। तो बेसिकली कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नियर पॉइंट तो ठीक है उसका, बट फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से पास में आ गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे कोजेस को। तो फर्स्ट कोज की बात की वो है इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। कोज नहीं है, बेसिकली इसमें बताया जाता है कि ये बेसिकली कब होता है, जब इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन के सामने बन रही हो, तो कोज नहीं है बेसिकली ना। तो यहाँ पे होता क्या है वो बताया अपन ने कि भाई इस डिफेक्ट में ये होता है। इसका कोज क्या है, वो है ये, आई बॉल इज़ टू लॉन्ग। अगर आपका बाई बर्थ क्या है, जो आई बॉल है नॉर्मल वो ये होनी चाहिए, बट अगर इसकी साइज़ बड़ी हो गई इस तरीके से, तो उस केस में क्या करेगा, ये जो लेंस है वो इमेज तो सही जगह बना रहा है, बट आपकी आई बॉल ही बड़ी होगी तो यहाँ पे रेटिना पीछे चले जाएगा, तो रेटिना पे नहीं बनेगी, उसके फ्रंट में बन जाएगी। और द लेंस हैज़ हाई कन्वर्जिंग पावर। तो क्या है, दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो लेंस है वो बेसिकली थिन नहीं हो पा रहा ना, तो इसकी जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक पड़ गई हैं, वो इसको स्ट्रेच करके थिन नहीं कर पा रही हैं। तो उस केस में जो इमेज है वो फ्रंट में बनेगी, थिक होने की वजह से फोकल लेंथ कम होगी, पावर बढ़ जाएगी। अब इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस इज यूज टू डाइवर्स लाइट रेज बिफोर दे एंटर द आई। अब यहाँ पे ये जो आई है मायोपिक आई, इसका फार पॉइंट यहाँ है, मतलब यहाँ तक ये देख सकती है आई, बट नॉर्मल जो आई है वो तो इन्फिनिटी तक देख सकती है। तो आप क्या करो, इस तरीके का एक कॉन्केव लेंस यूज़ करो कि वो क्या करे, पहले डाइवर्स कर दे। डाइवर्स करेगी तो भाई आप लॉजिकली सोचोगे तो क्या करेगी, देखो ये डाइवर्स करेगी तो इसको कन्वर्ट्स करेगी, तो कन्वर्ट्स करने में जो आएगा डाइवर्जेंट रेज को, तो बेसिकली जो इमेज बनेगी वो रेटिना बन जाएगी। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप एक कॉन्केव लेंस लो कि वो इस तरीके से डाइवर्स करे रेज को, कि पीछे बढ़ाने पे उस रेज को, कि उसकी जो इमेज है, जो इन्फिनिटी पे रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बने, इसके फार पॉइंट पे इसको दिखेगा, क्योंकि यहाँ तक तो देख ही पा रहा है ना ये, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे नोट दैट द कॉन्केव लेंस यूज फॉर करेक्टिंग मायोपिया शुड बी ऑफ such a focal length or power that it produces a virtual image of distant object lying at infinity at the far point of myopic eye। वही बात की अपने यहाँ, भाई इस तरीके से आप इस पावर का लो, ये जो ये लेंस लिया है अपन ने, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, कि ये जो है ये इमेज इस तरीके से बनाए जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी, कि इसके फार पॉइंट पे बना दे बेसिकली, इस आई को दिखने लग जाएगा, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। नोट बोल रखा है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कम होता है फार पॉइंट। ये अपन ने बात कर ली थी। क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, वोट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। तो दिख रहा है भाई बोर्ड दूर है उससे, तो साफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। तो ये डायग्राम आपको बना देना उसके इसमें, ये जो एफ है बेसिकली ये फार पॉइंट ऑफ क्या है, मायोपिक आई है, ये लिख देना आपको, पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। क्लियर है ना, चलिए। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। तो बेसिकली इसमें क्या है, आपको पास का नहीं दिखता, तो उस मतलब जो नियर पॉइंट आपने बोला था कि जो नॉर्मल आई है उसका 25 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर नहीं होकर दूर हो जाता है यहाँ पे। तो आपने कई लोगों को देखा होगा जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो कुछ इस तरीके से देखते हैं दूर ले जाके इसको, तब उसको क्लियर दिखता है। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी। दूर की चीज़ों को तो क्लियरली देख पाते हैं, बस पास की जो चीज़ होती है उनको ब्लरी दिखती है। तो इसका कोज क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। बेसिकली क्या है, इस डिफेक्ट में होता क्या है, जो इमेज बनती है ना वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। वहीं पे अपन ने मायोपिया में बात किया था कि वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, ठीक है। दूसरा अपन ने बात की आई बॉल इज टू शॉर्ट। मान लो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी आई कुछ इस तरीके से, तो उस केस में ठीक है, चलो इस तरीके से इमेज बन गई यहाँ पे। बट मान लो कोई आदमी है उसको बाई बर्थ क्या हो जाए, उसकी जो आई बॉल है वो छोटी हो,
तो उस केस में उसकी तो जो लेंस है वो तो ठीक है, बट इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द रेटिना बनेगी भाई, है ना? तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। और द लेंस हैज़ ए लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर मतलब फोकल लेंथ बढ़ेगी इसमें, तो पावर कम हो जाएगा, तो क्या करेगा, जो इमेज रेटिना में बननी चाहिए थी वो पीछे बनेगी जाके। करेक्शन क्या करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू कन्वर्ज लाइट रेज। तो क्या करो आप, देखो यहाँ पे अगर रेटिना से पीछे इमेज बन रही है तो आप क्या करो, इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस लो, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो पहले कन्वर्ज कर देगा उनको, पहले कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज कर देगा तो क्या करेगा, बाद वाले लेंस को कम कन्वर्ज करना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे ये जो लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ पे इसकी पावर कम थी आई लेंस की, और यहाँ पे एक और अपन ने कॉन्वेक्स लेंस ले दिया, तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी ना पावर, P1 प्लस P2, और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव हो तो इसकी पॉजिटिव इसकी पॉजिटिव, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पावर ऐड होकर पावर बढ़ जाएगी, तो जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्स लेंस लिया है वो इस तरीके से लेना है कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है, यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज, ये लेंस इस हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे बना दे भाई, यहाँ तक तो देख सकता है ना ये, अब इस आई को इसके नियर पॉइंट तक तो दिख ही रहा है, इससे आगे सब कुछ दिख रहा है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है, और कॉन्वेक्स लेंस भी ऐसा लेना है जो कि नॉर्मल आई के नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इस हाइपरमेट्रोपिक आई नियर पॉइंट पे बना दे। नेक्स्ट इज अदर कॉमन आई डिफेक्ट्स, फर्स्ट इज प्रेसबायोपिया, ये बेसिकली एज रिलेटेड डिफिकल्टी होती है इन फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स। ऑल्सो पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कॉज्ड बाय वीकनिंग सैलरी मसल्स एंड रिड्यूस्ड लेंस फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, वैसे वैसे उसकी जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और जो उसके लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना आई लेंस की, वो भी रिड्यूस कर जाती है। अब करेक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव फॉर डिस्टेंस एंड कॉन्वेक्स फॉर नियर। अब आपको ध्यान रखना है, जो बाईफोकल लेंस होता है ना, उसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला कुछ इस तरीके से, ये वाला तो होता है अपना कॉन्वेक्स, और ये होता है कॉनकेव, क्योंकि जब आप पास की चीज़ देखते हो तो आप नज़र नीचे करते हो, तो चश्मा से नीचे वाला जो पोर्शन उससे देखोगे, तो वहाँ पे आप कॉन्वेक्स लेंस लगाओ, जो कि आपके हाइपरमेट्रोपिया का सही करेगा। और दूर की चीज़ देखनी है तो आपको नज़र को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो दूर की चीज़ क्लियरली देखने के लिए किसी मायोपिक आए को, तो वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा अपने को, कॉनकेव लेंस, है ना, वो अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, द क्रिस्टलाइन लेंस बिकम क्लाउडी एंड ओपेक। बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे एज होती है ना, वैसे वैसे जो अपना क्रिस्टलाइन लेंस है उसके ऊपर एक लेयर आती है, क्लाउडी लेयर, व्हाइट व्हाइट कलर की, तो उस लेयर की वजह से चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। तो इसके करेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेंस एंड रिप्लेसमेंट विद एन आर्टिफिशियल वन। तो इसके लिए बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो अपना ओरिजिनल जो लेंस है उसको हटा के उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं सर्जिकल मेथड से। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो यहाँ पे अपन देखें कि जब लाइट प्रिज्म्स के थ्रू पास होती है तो वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे वही सेम टू सेम जो अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था भाई, यहाँ पे एयर है तो ये अपना रेयर मीडियम होगा, ये ग्लास है तो ये डेंसर होगा, और फिर ये अपना रेयर होगा। तो यहाँ पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ की, तो यहाँ से लाइट एंटर करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तब इसको आगे बढ़ेगी जब ये, तो जाना तो सीधा चाहिए था, पर डेंसर मीडियम में जा रही तो क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। अब यहाँ से जब लाइट बाहर आएगी तो जाना तो ऐसे चाहिए था, पर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में आ रही है। ये अपना जो एंगल होगा, दिस विल बी एंगल ऑफ इमरजेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, इसको I2 बोल देंगे। अब ध्यान रखना है, ये वाला जो एंगल है ना ऊपर वाला, ये एंगल ए प्रिज्म का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इस एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये जो एमरजेंट रे है और जो इनिशियल रे थी ये वाले, इसके बीच का जो एंगल है डी, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, उसी चीज़ को अपने समझाया है कि पी जो है इंसिडेंट रे है, फिर EF जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, FS जो है वो एमरजेंट रे है, तो ये अपन यहाँ पे बताया है। अब क्या होता है, जब लाइट प्रिज्म के थ्रू जाती है ना तो वहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। ये तो अपन ने रिफ्लेक्शन समझा कि भाई रिफ्लेक्शन तो होगा वहाँ पे, साथ ही साथ में डिस्पर्सन भी होता है। अब डिस्पर्सन होगा तो क्या होगा, लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, तो वाइट लाइट जो जा रही है वो इस फेस पे, प्रिज्म के फर्स्ट फेस पे, ध्यान रखना है 7 कलर्स में टूट जाती है तरीके से, फिर वापस तरीके से निकलेगी बाहर। हाँ, वही सेम चीज़ जैसे यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ से, तो इसको अपन ने 7 कलर्स में तोड़ के यहाँ पे बताया। तो सबसे ऊपर तो रेड होगा, नीचे वॉयलेट होगा, तो विबग्योर से आप इसको ध्यान रख सकते हो, वॉयलेट से रेड तक। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, दैट इज विबग्योर। रेड बेंड्स द लिस्ट, वॉयलेट बेंड्स द मोस्ट। वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड करता है, रेड का सबसे कम बेंड करता है। इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर है। नेक्स्ट इज न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया कि उसको लगा कि ये जो लाइट है ना 7 कलर्स में जो स्प्लिट कर रही है, हो सकता है इससे ज़्यादा कलर में भी स्प्लिट कर जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक और प्रिज्म रखा सीधा। जब रखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 7 की 7 कलर में रही। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे प्रिज्म को उल्टा रख दिया कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो लाइट रे है, तो ध्यान से समझना है, यहाँ पे फर्स्ट फेस पे क्या किया, 7 कलर में टूट गई। फिर ये प्रिज्म में एंटर की तो यहाँ तक तो 7 कलर में थी, बट ये जो सेकंड फेस है इसका, इस फेस पे क्या किया, मर्ज करके वापस से व्हाइट लाइट बन गई। तो व्हाइट, फिर 7 कलर में, फिर वापस से व्हाइट। तो इन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट थ्रू फर्स्ट प्रिज्म डाली, फिर वहाँ पे स्पेक्ट्रम मिला, सेकंड इन्वर्टेड प्रिज्म लिया जो कि रिकम्बाइन कर देगा व्हाइट लाइट में इसको। ये प्रूव करता है कि व्हाइट लाइट इज कंपोजिट, मीन्स कंसिस्ट ऑफ 7 कलर से, ये प्रूव होता है। क्लियर है, ओके।
नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ेंगे जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होते हैं उनकी एंड उनसे होने वाले फिनोमिना की। फर्स्ट इज अपरेंट स्टार पोजिशन। स्टार अपीयर्स हायर देन एक्चुअल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये अपने को बेसिकली जो एक्चुअल स्टार जो होता है वो यहाँ होता है, पर दिखता है ही अपने को यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ है ना उसकी चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। जब ये अपना स्टार है, इसकी लाइट जब इस एटमॉस्फेयर में आती है तो बेसिकली क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। यानी तो ऐसे चाहिए थी, पर नॉर्मल की तरफ, फिर और नॉर्मल की तरफ, फिर और नॉर्मल की तरफ, इस तरह जाते जाते इस तरीके से आती है। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको लगता है कि ये यहाँ ना होके ये लाइट कहीं यहाँ से आ रही है, तो ये जो स्टार है यहाँ पे नजर आता है। तो एक्चुअल पोजीशन तो ये है, बट अपरेंट पोजीशन ये दिखेगी। सेकंड इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। बेसिकली यहाँ क्या होता है, जो स्टार है ना, स्टार से अपने आँख में जो लाइट आती है वो बहुत ही मिनिमम आती है, पॉइंट साइज अपने पास आती है। तो ये जो लाइट रे आ रही है ना, अब ये जो अपने पास में एटमॉस्फेयर है, इसमें जो एयर है वो तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका जो डेंसिटी है एयर की वो चेंज होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। इसका चेंज होने की वजह से क्या करती है, लाइट फ्लिकर करती है। जो सिंगल रे आ रही है, कभी आँख से बाहर जाएगी, कभी अंदर आएगी, तो लाइट कम ज़्यादा अपने को दिखाई देती है इस वजह से। तो वो जो कम ज़्यादा दिख रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं। द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट। द स्टार लाइट रीचिंग अवर आइज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दस द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट। अब एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने पास में होते हैं, अर्थ के पास में है। अर्थ के पास में होने से क्या होता है कि वहाँ जो लाइट सोर्स है वो बड़ा हो जाता है। तो जो ह्यूमन आई है ना, इसकी आँख में ये सारे लाइट रे जाएंगे, काफ़ी सारी। अब एक लाइट इधर उधर भी हुई ना, तो दूसरे वाली जो लाइट रे है वो इसकी आँख में एंटर कर जाएगी, तो वो जो कंपनसेट कर जाएगी बेसिकली। तो कंपनसेट करने की वजह से क्या लगेगा अपने को कि जो लाइट है वो फ्लिकर नहीं करी, मतलब बेसिकली कम ज़्यादा नहीं हो रही है ना, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते। वही बोल रखा है, द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज टू cause variation in the light coming from point-sized star, because of which the star appears to be twinkling. But the continuously changing atmosphere is unable to cause variation in the light coming from a big-sized planet, because of which the planet does not twinkle at all. वही अपन ने बोला है। Next is advanced sunrise and delayed sunset, visible 2 minutes before and after due to atmospheric bending। तो ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से अपने जो डे की जो ड्यूरेशन है वो 4 मिनट से बढ़ जाती है। मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे सपोज करो ये अपना होराइजन है, ये इधर डायग्राम लिया अपन ने, तो ये अर्थ है। तो क्या होगा, जब सन होराइजन से नीचे है तो उसकी रे कुछ इस तरीके से जाएगी। अब यहाँ पे जाएगी तो सिंस क्या है, एटमॉस्फेयर है अपने यहाँ पे, एटमॉस्फेयर होने जैसे क्या करिए, बेंड करिए टुवर्ड्स नॉर्मल। और नॉर्मल बेंड करते 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 इस आँख, यहाँ पे कोई आदमी है उसकी आँख में चली जाएगी, यहाँ जो लोग हैं जितने भी, उसको लगेगा कि सन यहाँ पे नहीं होके बेसिकली वो यहाँ पे है। डायरेक्शन तो ये नजर आएगा भाई इस रे का। तो बेसिकली 2 मिनट पहले दिखना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से सनसेट होगा, वहाँ भी क्या होगा, जब नीचे चला जाता है 2 मिनट तक, वो अपने को ऊपर ही दिखाई देता है तब तक। तो बेसिकली अपने को 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को ज़्यादा देर तक सन दिखता है। होराइजन से नीचे जाने के बाद भी 2 मिनट बाद तक दिखता है, और होराइजन से ऊपर आने से पहले ही 2 मिनट पहले अपने को दिखना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट की बात हो रही है भाई, यहाँ पे क्लास 9th में था आपने। तो बेसिकली क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, बेसिकली एक कोई लाइट जब मीडियम से पास हो रही है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मीडियम के, उन मॉलिक्यूल्स पे लाइट्स टकरा के इन मॉलिक्यूल्स से चारों तरफ फैल जाए इस तरीके से, तो जैसे एक पाथ विजिबल हो जाता है। जैसे सुबह अपन देखते हैं कि कर्टन थोड़े से खुले रहते हैं तो वहाँ सन रे आती है, तो वो सन की रे है उसका पाथ अपने को दिखाई देता है। जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली स्कैटर करते हैं लाइट को। उसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो स्काई वो ब्लू क्यों नजर आता है, द फाइन पार्टिकल्स स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज ब्लू मोस्ट इफेक्टिवली। तो बेसिकली अपने एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है ना उसको स्कैटर करते हैं। जो ब्लू लाइट होती है अपनी, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे जो पार्टिकल्स अपने एटमॉस्फेयर में उस कलर की लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेंगे, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं और उसमें से ब्लू क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है ज़्यादा, इसलिए अपने को जो ऊपर स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से अराउंड 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। और ध्यान रखना है, जो करंट का डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बेसिकली है इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज कोलम। तो बेसिकली 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना उसमें जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो शॉर्ट में सी लिखते हैं कोलम को। तो अगर मैं 1 कोलम चार्ज की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कोलम चार्ज बनाएंगे, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना है आपको, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अगर मैं 1 एम्पियर करंट की बात करूं तो बेसिकली अभी अभी देखा अपन ने आई इज इक्वल टू होता है अपना क्यू बाई टी। तो 1 एम्पियर चार्ज का मतलब 1 कोलम चार्ज, कितना चार्ज, 1 कोलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा हूँ। 1 कोलम चार्ज मतलब 1 सेकंड के अंदर किसी वायर के अंदर किसी क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना बात?
नेक्स्ट अपन मेजरमेंट जो करते हैं इसका विद एमीटर करते हैं। ध्यान रखना है सर्किट के अंदर जो एमीटर है इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है? इट इज अ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बेसिकली किसी यूनिट चार्ज को, मतलब यूनिट चार्ज की बात करें तो वन कॉलम ना, ये चार्ज की अपन ने बात की कॉलम में करते हैं, तो वन कॉलम क्या हो जाएगा? वन यूनिट चार्ज को मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और यही जो रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का, इसी वजह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं। अपने को पता है कि एक कॉलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अब मूव क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को आप मान सकते हो कि जैसे कि आप पोटेंशियल एनर्जी की तरह मान सकते हैं। मान लो दो टैंक है, एक टैंक जो है वो हाइट पे है, एक उससे नीचे हाइट पे। अगर उनके बॉटम को एक पाइप से ज्वाइन कर दिया जाए तो वाटर है वो हायर लेवल पे जो टैंक है वहां से लोअर टैंक की तरफ मूव करेगा। सेम यहाँ पे है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो चार्जेस मूव करते हैं। तो क्या होता है, अपन ने अभी भी बात की थी कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो होता है अपना पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बैटरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव पे लो होता है। तो जो करंट है वो अपना फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और वहीं पे अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में अपना करंट का डायरेक्शन होता है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर फंडामेंटल फॉर्मूला की बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो होता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है? दैट इज वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होती है? दैट इज वोल्ट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में लगता है, ठीक है। और वहीं पे अपन ने बात की जो एमीटर है जो कि करंट जिससे अपन मेजर करते हैं वो हमेशा सीरीज में लगता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज बेसिकली V इज इक्वल्स टू आई आर। ध्यान रखना है कंडीशंस जो होंगी यहाँ पे, टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो V इज इक्वल्स टू आई आर की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पे V क्या है अपना? V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेसिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की भी आगे बात करेंगे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से अपने को क्लियरली दिख रहा है V जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। और जब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू आई आर। अब बात करते हैं ग्राफ्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको दो तरीके से, या तो VI ग्राफ मिलेगा करंट इज आई, या फिर IV ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ग्राफ बनेगा वो। तो यहाँ पे देखो आपको मान लो दो कंडक्टर्स के लिए ग्राफ दे दिया VI ग्राफ, और पूछ ले कि बताओ किसका लो रेसिस्टेंस है। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है ना। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जिस कंडक्टर का ग्राफ का जो स्लोप है वो करंट से कम है, जैसे ये थीटा है, थीटा वन बोल दो इसको, थीटा टू, तो थीटा वन क्या है अपना? लेस देन थीटा टू है। तो जिसका एंगल कम है करंट के एक्सेस से उसका लो रेजिस्टेंस होगा। अब मान लो यहीं पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये वी आई के लिए। वहीं पे अगर आई वी के लिए बात करूँ तो इस बार एंगल जो है एम्पियर वाले एक्सेस से वो किसका कम है? इस वाले का। तो इस केस में ये जो कंडक्टर होगा इसका रेजिस्टेंस लो होगा और इसका ज़्यादा होगा। इसका देखो 20 ओम है, इसका 40 ओम है। तो अगर मान लो आपको कोई इस तरीके से ग्राफ आ जाए और मैं बोल दूँ ये मेरा आई वी ग्राफ है, और यहाँ पे तीन चार कंडक्टर दे दिए इस तरीके से और उनका आई वी ग्राफ बना दिया, ये है R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो अपन बता सकते हैं ना सबसे कम क्या होगा? सबसे कम होगा R2 का, सबसे कम एंगल इसका I से। आपको I वाला एक्सिस देखना है जहाँ पे करंट है, उससे आपको देखना है। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ ये वाला होगा और फिर ये वाला होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा R2 का, सबसे कम होगा फिर R1 का होगा, फिर R3 का होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा? R3। क्लियर है बात? नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना दैट इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी कंडक्टर की लेंथ के। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। और जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अपन बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पे बेसिकली इनको कंबाइन करेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाई। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उसको अपन रो बोल देते हैं। रो क्या है अपना? रो इज बेसिकली रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जो होती है किसी कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे आयरन है उसकी रेसिस्टिविटी कुछ होगी, कॉपर है उसकी कुछ अलग होगी। नेक्स्ट है ट्रैप फॉर स्टूडेंट्स। इफ ए वायर इज स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स लेंथ इट्स एरिया बिकम हाफ, न्यू रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल। तो बेसिकली क्या है, अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक वायर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है हेल्थी, ठीक, अगर इसको स्ट्रेच करके बढ़ा दूं मैं, लंबा कर दूं इसको ना, तो क्या होगा? इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया पतला हो जाएगा ना वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ए था, अगर लेंथ को मैंने 2L कर दिया तो एरिया जो है इस बार A/2 हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? दैट इज रो भाई, कंडक्टर तो सेम ही है ना, तो रो तो सेम होगा, रो L/A होगा। अब नया जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? R डैश, दैट इज रो 2L/A/2।
तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी आर डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स रो एल बाई ए, और ये अपने को पता है ये क्या है, दिस इज आर, तो आर डैश विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर। ये चीज़ अपन ने बोली है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कुछ रेजिस्टर्स मान लो सर्किट के अंदर दिए हुए हैं और वो सीरीज में है, अगर मान लो कुछ एंड टू एंड कनेक्टेड है, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड, कुछ इस तरीके से मैं बोलता हूँ ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। R1 लेट से 10 ओम है, R2 इज 20 ओम, R3 इज 30 ओम। ध्यान रखना है जो रेसिस्टेंस होता है ना अपना, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, और जो रेसिस्टिविटी होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर। और ये कहाँ से आती है, इसी फॉर्मूला से आती है। देखो रेसिस्टिविटी को मैं अगर इधर रखूँ और ए और एल को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, आर ए बाई एल, ठीक। तो अगर इसको अपन और एक्सपेंड करें, रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है दैट इज ओम, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, अपॉन में लेंथ ही हुई है, लेंथ लेंथ कट जाएगी, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज ओम। अगर जो रेसिस्टर्स हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं तो वहाँ पे अपने को अगर कंबाइंड इसकी जगह पे अपने को एक सिंगल रेजिस्टर बताना है कि भाई मैं क्या करूँ, इन तीनों को हटा के इनकी जगह मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहता हूँ, तो वो जो आर इक्विवेलेंट होगा, मैं बोलता हूँ आर्स, यस बेसिकली सीरीज में, तो क्या होगा, दिस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30, दिस विल बी इक्वल टू 60 ओम, क्लियर है। इसी तरीके से अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स लगे, इसका मतलब क्या है, एंड टू एंड नहीं है वो, तो बेसिकली क्या लगे हैं, बिटवीन सेम पॉइंट्स लगे हुए हैं। इस तरीके से मान लो ये R1 है, ये R2 है, दिस इज R3, और यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है, देखो अगर मैं बात करूँ तो ये जो है रेजिस्टर्स वो एक ही पॉइंट पे हैं यहाँ पे ना, इनके जो एंड्स हैं वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। इस वाले एंड की बात करें तो सारे एक पॉइंट से कनेक्टेड है, इधर इस एंड की बात करें तो एक पॉइंट से कनेक्टेड है, बट वहीं सीरीज में क्या था, एंड टू एंड कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे अगर मैं R1 की बात करूँ, मान लो 10 है, R2 इज 20, R3 इज 30, तो अपने को बताना है कि इनको हटा के तीनों को इसकी जगह पे अगर एक सिंगल अपन रेजिस्टर लगाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये, दैट इज 1 बाई आर पैरेलल। बेसिकली क्या है, वो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर निकाल रहे हैं उसको आरपी बोल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। और भी अगर अपने को रेजिस्टर्स दे रखे हैं तो इस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30, तो एलसीएम अपना आ जाएगा 60, दिस इज 6 3 प्लस 2। तो यहाँ से बेसिकली 1 बाई आर पी विल बी इक्वल्स टू 11 बाई 60, बट अपने को तो क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो अपने को दोनों तरफ से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आर पी विल बी इक्वल्स टू सी बाई 11 ओम, अपना आंसर हो जाएगा। तो इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगाना होगा तो कितने ओम का होगा, दैट विल बी ऑफ 60 बाई 11 ओम, क्लियर है ना। नेक्स्ट अपन ने दो क्वेश्चंस लिए हैं, उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज ए रेजिस्टेंस आर, अनदर कंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल with a length 2L and the same resistance R as an area of cross section equal to, देख लेते हैं भाई। बेसिकली अपने को बोल रहा है कि जो फर्स्ट कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस R है, R इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए, लेंथ दे रखी है एल, कोण में क्या है। अब अनदर कंडक्टर है जो कि सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ, उसका जो रो है रेसिस्टिविटी है वो सेम होगी, ओके। और बोल रहा है उसका रेजिस्टेंस भी R है, ओके। तो R इज इक्वल टू रो, अब उसकी जो लेंथ उसने बोला 2L है। अब अपने को बताना है कि जो नया वाला, मैं इसको ए डैश बोल देता हूँ, ये ए डैश कितना होगा। तो मैं क्या करूँ, इस आर की जगह पे बेसिकली मैं ये वैल्यू रख देता हूँ। तो ये वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ तो यहाँ पे ये रो कट जाएगा, काट देता हूँ इस रो को, ये और क्या हो जाएगा, ये एल कट जाएगा। अब ये जो ए डैश है, अब यहाँ से बचा क्या अपने पास में, दैट इज 1 बाई ए, इस वाले से तो इक्वस टू, भाई इसकी जगह रखा ना अपन ने इक्वस टू, तो ये बचेगा 2 बाई ए डैश। ए डैश को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, ए डैश विल बी इक्वस टू 2 टाइम्स ऑफ ए, आंसर इज सी, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो दोनों पैरेलल में है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसके लिए तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं यहाँ पे। तो 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, ये बोला था अपन ने भाई, इसका फॉर्मूला जो होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2 बाई 8 1 बाई 4, तो यहाँ से रेसिप्रोकल लेंगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 4 ओम, क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर, ओके। मतलब अपने को करंट बताना है इसमें से कितना जाएगा। तो देखो ये 4 ओम हो गया, इसकी जगह पे तो मैं इसको हटा के 4 ओम लगा सकता हूँ ना, मैं बोल देता हूँ ये अपना 4 ओम है। अब ध्यान से देखो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में आ गए, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, सीरीज में आ गए तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट का, दैट इज 8 ओम, 4 प्लस 4, ठीक। अब ये तो अपना क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, बैटरी 8 वोल्ट की है तो V इक्वल्स टू गया 8 वोल्ट। अपने को पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, V कितना है 8, आई निकालना है, आर भी 8 आया अपना, तो आई इक्वल्स टू 8 बाई 8 दैट इज 1 एम्पियर, क्लियर है ना। अब अपने को ये पता लग गया है कि जो सर्किट के अंदर करंट है दैट इज 1 एम्पियर, ओके। तो बेसिकली अपने को ये पता लग गया है, इसको हटा के अपन इसकी जगह पे 4 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। दूसरा ये पता लगा है सर्किट में करंट है आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब बढ़ते हैं आगे, अब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। अब देखो यहाँ से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, इस वाले की बात कर रहा है 1 एम्पियर करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस पता है तो V इक्वल्स टू क्या होता है यार, आई कितना 1, आर कितना 4 दैट इज 4। नेक्स्ट पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर, ये आगे करेंगे, पावर वाला टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी।
तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो 2 एमीटर दिए हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब मुझे बताओ इस सर्किट में करंट कितना है 1 एम्पीयर, तो जो जितना करंट इधर से फ्लो करेगा, तो सारा का सारा तो इधर आएगा। तो जितनी रीडिंग A1 की होगी उतनी A2 की होगी। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? नो डिफरेंस इन एमिट रीडिंग। ये वाला पार्ट अभी थोड़ी देर में करेंगे अपन इसका। नेक्स्ट टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसके लिए अपन डेफिनेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहीं से बोलूंगा मैं। हीट डिसिपेटेड इन ए करंट फ्लोइंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग। तो ये तो बात होगी डेफिनेशन की। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला ये बता रहा है कि भाई जो हीट निकलेगी ना किसी मान लो कंडक्टर में से, आप किसी भी बात करें, किसी भी जो कंडक्टर में से करंट पास करता है तो वहाँ पे हीट डिसिपेट होती है। तो हीट डिसिपेट होने का मतलब जैसे कभी आपका टीवी भी आपका ऑन है, वहाँ चल रहा है, तो देखना उसके हाथ पाथ में हाथ ले जाके देखोगे तो गर्म मिलेगा। तो कोई भी अपना डिवाइस होता है ना जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ही होगा रियल लाइफ में। अगर रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है और कुछ टाइम के लिए कर रहा है, तो वहाँ पे हीट डिसिपेट होगी। तो बेसिकली इस फॉर्मूला की हेल्प से अपन किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे कितनी हीट डिसिपेट होगी उसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें पावर फॉर्मूलाज, अब देखो ये तो अपने क्या है, हीट की बात हुई। ठीक है, अब पावर बेसिकली क्या होता है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो देखो यहाँ पे जो हीट डिसिपेट हो रही है ना ये वाली, ये बेसिकली अपन वर्क बोल सकते हैं ना। भाई वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है जूल, और हीट की भी जूल होती है। तो भाई वर्क करना पड़ रहा है ना यहाँ पे करंट को हीट डिसिपेट करने के लिए। तो अगर वर्क ये है I²RT, तो पावर निकाल सकते हैं कि अपने को पता है ना टाइम, कितने टाइम में ये हीट डिसिपेट हो रही है। तो अगर इसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ टी कट जाएगा। तो बेसिकली पावर किसके इक्वल आ जाएगा अपना I²R। और अपने को पता है कि I²R से अपने को पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो इसमें IR की जगह मैं V रख दूँ तो बेसिकली एक I बचेगा, एक V आएगा, दूसरा ये भी आ गया। वहीं पे मैं अगर I की जगह पे V/R रख दूँ तो देखो यहाँ पे अगर मैं V/R रखता हूँ तो V²/R² इंटू R कट के ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेसिकली अपने पास पावर के 3 फॉर्मूला हैं। फर्स्ट वन इज P इक्वल्स टू VI, दूसरा इज P इक्वल्स टू I²R एंड थर्ड वन इज V²/R। ओके, अब बात करते हैं जो पावर है उसकी ऐसा यूनिट होती है वोट। 1 वोट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इस वाले से लेके आए अपन ये, दैट इज 1 वोल्ट एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 वोट। सिंस वोट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट सो प्रैक्टिकली ए मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवोट। तो ध्यान रखना 1 किलोवाट में 1000 वोट्स होते हैं और इसको अपन यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब देखो पावर पता है अपने को, अब एक चीज़ ध्यान से समझना, जो वर्क होता है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी। भाई आप में जितनी एनर्जी उतना ही वर्क कर पाओगे, और वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, और एनर्जी की भी जूल होती है। ठीक है, और अभी अभी अपन ने बताया कि जो पावर होता है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ दैट विल बी P इंटू टी, और वर्क डन को अपन ने बोला कि एनर्जी के इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। अब पावर किसके बराबर है, पावर के फॉर्मूला अपने को पता है ये रे। तो यहाँ से मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी इज इक्वल्स टू VIT, और क्या बोल सकते हैं I²RT, यहाँ से बोला है अपन ने ये। तीसरा क्या बोल सकते हैं, V²/R इंटू। ये 3 फॉर्मूला अपने एनर्जी के हो गए, इलेक्ट्रिक एनर्जी के। अब ये काम कहाँ आती है, अपने घरों में जो बिजली आती है उसका बिल आता है ना घरों में, वो अपन बेसिकली एनर्जी की ही बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन ने कितनी कंज्यूम की है। तो बेसिकली यहाँ पे द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। अब ध्यान से समझना, पावर की जो यूनिट है दैट इज वोट, बट सिंस वोट छोटी यूनिट है तो अपन किलोवाट यूज़ करते हैं, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें आर से तो किलोवाट आर हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आर जो होता है ना वो इक्वल्स टू होता है 1 यूनिट के। जो अपने घरों में बिजली आती है 1 यूनिट का जो अपन देते हैं 8 से 10 रुपये जो भी आपके शहर में, वो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, अपन ने 1 किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है, तो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, किलोवाट को वोट में कन्वर्ट करें तो 1000 वोट, आर को सेकंड में चेंज करें तो दैट विल 3600 सेकंड। तो बेसिकली ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3.6 इंटू 10⁻6 वोट सेकंड। वोट सेकंड इज इक्वल्स टू जूल। तो बेसिकली अपन इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो अपना 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, और उसका अपने को बिल देना पड़ता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है अपने घरों में बिजली आती है बेसिकली ना, तो वो क्या आती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम थोड़ी कर जाता है। अपन ने जैसे टीवी चलाया तो वहाँ पे टीवी में से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। टीवी जो है वो उसको कंज्यूम तो नहीं कर रहा, खा तो नहीं रहा ना इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेसिकली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड, वी पे फॉर एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स। अब अपन पैसा किस चीज़ का देते हैं, अपन पैसा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपने टीवी में से, उसको मूव करने वाली जो एनर्जी लग रही है ना उसका पैसा दे रहे हैं अपन। अब ये जूल्स लॉ जो पढ़ा था बेसिकली ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, टू मेक डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, कपड़े प्रेस करते हैं वो, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। सेकंड इज टू प्रोड्यूस लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी जो बल्ब आते हैं ना वो तो बेसिकली एलईडी बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं अपन। पुराने टाइम पे जो यूज़ होते थे वो हेलोजन बल्ब यूज़ होते थे। तो वहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके के बल्ब होते थे, एक इस तरीके का एक अलॉय होता था, और ये अलॉय बना होता था टंगस्टन मेटल का। टंगस्टन मेटल की खासियत ये है कि हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता है ना। तो बेसिकली इसमें से जब करंट फ्लो करता था ना, और दूसरा इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, तो करंट फ्लो किया, रेजिस्टेंस हाई है, तो देखो हीट प्रोड्यूस होगी भाई इसमें ज़्यादा। हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या करेगा, ग्लो करेगा।
ग्लो करने से क्या होगा, ये अपने को लाइट देगा। इस तरीके से अपन जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज टू मेक फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज होते हैं ना, बेसिकली वहाँ पे अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। अगले चैप्टर में देखेंगे उसको, फ्यूज को डिटेल में। तो वहाँ पे बेसिकली अपन एक ऐसा मेटल यूज़ करते हैं कि सपोज करो आपके घर में कोई गैजेट लगा हुआ है ना, और उस गैजेट में अपने को 2 एम्पियर करंट चाहिए। अब कई बार क्या करता है कि लाइन में फॉल्ट होने की वजह से ना, जहाँ से अपने इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कहीं पावर हाउस में, फॉल्ट की वजह से यहाँ पे जो घरों में करंट आता है वो एक्सीड कर जाता है। मान लो एक्सीड करने की वजह से ये जो अप्लायंस अपना कनेक्टेड है इसमें मान लो 5 एम्पियर का करंट आ गया, तो क्या करेगा, ये जल जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ के अंदर बेसिकली एक वायर लगाते हैं इस तरीके से, और वो अलॉय वायर होता है कि इस तरीके का वायर होता है कि अगर मान लो 2 एम्पियर तक करंट आ रहा है तब तक तो ठीक है, क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस होगी इसमें से करंट पास कर रहा है। तो 2 एम्पियर तक जो करंट पास हो रहा है, तो वहाँ जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको तो टॉलरेट कर लेगा ये। बट जैसे ही 2 एम्पियर से ऊपर करंट होएगा तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि अपने आप को मेल्ट कर लेगा। मेल्ट कर लेगा तो क्या होगा, सर्किट टूट जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें। तो ये जो अप्लायंस है सेफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ए हाउस 2 बल्ब्स ऑफ 50 वोट ईच आर यूज्ड फॉर 6 आवर्स डेली एंड एन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर डेली। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए मंथ ऑफ 30 डेज एंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹8 पर किलोवाट आवर। तो सबसे पहले जो एनर्जी है कितनी कंज्यूम की 30 दिन में वो देख लेते हैं। एक दिन का निकाल लेते हैं। तो 1 डे के लिए बात करें तो 2 बल्ब हैं 50 वोट ईच पावर के, ठीक है, और रोज़ 6 घंटे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी पावर की बात करें तो 2 इंटू 50, ठीक है, तो ये तो हो गया 100। और इसको किलोवाट में अगर चेंज कर दें तो किलोवाट में कितना होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.1 हो जाएगा। तो दिस इज 0.1। अब अपने को बात करनी है एनर्जी की। अब ये तो क्या हुआ, पावर हुआ इन 2 बल्ब का। अब ये पावर बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब एनर्जी निकालने के लिए अपने को क्या टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने रोज़ 6 घंटे यूज़ हो रहे हैं, तो इंटू 6 कर दें भाई, तो ये हो जाएगा 0.6 किलोवाट आवर रोज़ का। अपने कितने ही दिन यूज़ कर रहे हैं, 30 डेज, तो इंटू 30 करना पड़ेगा इसको। दिस विल बी 18 किलोवाट आवर। दूसरा अपने को यही बोला है कि गीज़र भी यूज़ कर रहा है वो, तो गीज़र यूज़ कर रहा है कितना, 1 किलोवाट आवर का, ठीक है, रोज़ 1 घंटे चला रहा है तो इंटू 1। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हो रही है रोज़ वो कितनी हो रही है, 1 किलोवाट आवर। 30 दिन कर रहा है तो इंटू 30, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी 30 किलोवाट। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को 2 चीज़ें बताई हुई हैं, एक तो बल्ब है और एक गीज़र है। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, ये 18 हुई बल्ब के द्वारा, और इसने कितना किया 30। तो बेसिकली टोटल एनर्जी कंज्यूम किया अपन ने 48 किलोवाट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड तो वो कितनी हो जाएगी टोटल कर रहे हैं यहाँ पर, दैट विल बी 30 + 18 48 किलोवाट आवर। बोल रहा है कि रेट जो है वो ₹8 पर किलोवाट है, तो इंटू 30 कर देंगे भाई, यहाँ पे रेट निकालनी है। तो रेट की बात करें तो क्या इंटू 30 कर दो, तो जो बिल आएगा महीने का वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी ₹1440। नेक्स्ट अपन ने लास्ट पेज पे क्वेश्चन छोड़ा था, तो इस वाले में ये डी पार्ट अपन ने करना है। तो डी में पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पे बेसिकली अपना करंट कितना था, आई वॉज 1 एम्पियर, है ना। तो पी जो होता है अपने को करंट पता है और आर पता है, इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर क्या होगा, I²R। 3 फॉर्मूला देखे थे ना अपन ने ये वाले, VI I²R V²/R, तो अपन ये यूज़ कर लेंगे। आई कितना है 1, आर कितना है 4, तो 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, तो ये हो जाएगा 4 वॉट। ये अपना आंसर हो जाएगा भाई ना। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 12, ये अपना लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अपने को पता है कि भाई एक मैग्नेट है, मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस एमर्ज होती हैं। तो मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो बेसिकली आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट वो होती हैं साउथ टू नॉर्थ की तरफ। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना, डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और इनसाइड द मैग्नेट जो होता है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज दे नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज द कंपास वुड हैव टू पॉइंट इन टू डायरेक्शन एट वंस विच इज इम्पॉसिबल। तो बेसिकली अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए कंपास यूज़ करते हैं, और कंपास में अपने को पता है कि ये निडल होती है, इसमें ये नॉर्थ होता है, इसका ये साउथ होता है। तो अगर कंपास को यहाँ रखा, अगर मैग्नेटिक कंपास को आपने यहाँ रखा, तो बेसिकली ये जो मैग्नेट है इसका ये नॉर्थ होगा, तो क्या करेगा, जो ये इसका नॉर्थ है इसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर साउथ होगा, नॉर्थ उधर होगा। तो बेसिकली ये कंपास अपन रखते चले जाते हैं और अपन लाइन ड्रॉ करते चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, अब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट की, मैंने बोला कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है कुछ इस तरीके से, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दूसरी भी इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं कंपास रखूँ इस वाले पॉइंट तो क्या करेगा, ये एक डायरेक्शन ये देगा, एक ये देगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिंगल कंपास के लिए? कभी नहीं पॉसिबल है। इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। तो राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो बेसिकली यूज़ करते हैं अपन स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन पता करने के लिए। तो बेसिकली आप क्या करो, अपना राइट हैंड लो, ठीक है, उसका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो बताएगा। तो आपकी जो ये फिंगर्स हैं जिधर रैप करेंगी वो डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो थंब अगर करंट का डायरेक्शन बताता है तो कर्ल्ड फिंगर्स जो है वो बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन। तो कर्ल जो
तो कर्ल जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे। तो मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है। तो सपोज करो ये आपके पास में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको पता करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस कंडक्टर में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से। तो आप क्या करो, अपना राइट हैंड लो, उसका थंब जो है उसको डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो फिंगर्स जो कर्ल कर रहा हूँ मैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। वही अपने नीचे बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। बेसिकली क्या किया, आप कोई कॉपर वायर है जो कि इंसुलेटेड है, ऊपर उसके ऊपर इंसुलेशन है, तो उनको अगर आप इस तरीके से सिलेंडर की फॉर्म में खूब सारे टर्न देके इस तरीके से बना देते हो तो ये एक सोलेनॉइड बन जाता है, ये वाला, ठीक है। तो अगर अपन इस सोलेनॉइड को जो राइट हैंड साइड में डायग्राम लिया है इसको अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बेसिकली क्या करता है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सोलेनॉइड है इसको अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ ना, तो बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और आपको ये ध्यान रखना है जिस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, बस इतना ध्यान रखना है इधर साउथ होगा और जिधर नेगेटिव उधर नॉर्थ होगा। बस इतना ध्यान रख लेना, एग्जाम में अगर डायग्राम आ जाता है और पूछ लेता है आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिकली जो अपनी बार मैग्नेट होती है ना वैसे बिहेव करेगा। तो बार मैग्नेट में अपने को पता है कि आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ में होता है भाई। सेम वही होगा। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली यूनिफॉर्म होगी, पैरेलल होंगी लाइंस। बट बाहर जब अपन बात करते हैं मैग्नेट के अंदर, तो जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं ना मैग्नेट से, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो दूर होने लगती है। तो मतलब वहाँ पे जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। बट वहीं पे इनसाइड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल लाइंस होती है वहाँ पे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर आप क्या करो, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो, तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ जाती है। उसी को ही अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, सच मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सिंपल सा अपन ने बना के दिखाया इलेक्ट्रोमैग्नेट को। यहाँ पे कॉपर वायर के अंदर अपन ने एक आयरन ने डाल दिया ना, तो बेसिकली ये क्या करेगा, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली जैसे पेपर क्लिप्स हैं ना आयरन की बनी हुई, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर वाउंड अराउंड ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब अपन कुछ कुछ चीज़ें और हैं इसमें वो भी बात कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इसके, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी इसमें, एक तो नंबर ऑफ कॉइल्स पे। नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। दूसरा, जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कम करेगा तो कम होगी। तीसरा, ये डिपेंड करेगा इसके अंदर जो कोर के अंदर अपन ने क्या मटेरियल डाला है उस पर। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अभी अपन ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर ना। जब अपन ने बात की थी फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल की, तो वहाँ पे यही किया था ना अपन ने कि जो अपना कंडक्टर है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी, क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब क्या होगा, अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर उसको दूसरी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होती है, मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, तो उसको एक फोर्स लगेगा वहाँ पे, है ना, उस कंडक्टर पे। तो वो फोर्स का डायरेक्शन अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो वो क्या होता है, तो उसी की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका क्या मतलब है, मान लो मैं बोलता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और इसमें जो कंडक्टर रखा हुआ है ना जिस पे अपन फोर्स की बात करने लगेगा, तो वो इसके राइट एंगल पे है। मैं बोल रहा हूँ ये कंडक्टर है, इसमें करंट मान लो ऊपर की तरफ आई, ठीक है, और ये राइट एंगल पे है भाई, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना इस कंडक्टर पे कैसे लगेगा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला तो करंट का डायरेक्शन क्या है, दूसरा इस मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो उसका डायरेक्शन क्या है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा ना उसका डायरेक्शन निकालने के लिए अपन यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, आप अपने लेफ्ट हैंड को लो और थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, एफ बी आई, है ना। बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, आई इज करंट का डायरेक्शन। तो अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है और जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रही है, तो जो थंब है ना वो बताएगा कि उस कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लगेगा। इसी को अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। तो वही अपन ने बोला एफ बी आई से अपने को यूज करना है इसको। तो मान लो यहाँ पे ये जो इसकी बात की थी ना, इस कंडक्टर पे कहाँ फोर्स लगेगा वो देखते हैं अपन। अब बेसिकली अपन क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे, तो मिडिल फिंगर है वो किसको बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसको बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो इनसाइड द प्लेन लगेगा फोर्सेस पे, नीचे की तरफ ना। वहीं पे करंट अगर मान लो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता तो क्या होता,
तो इस बार बोल रहे हैं अपन करंट है डाउनवर्ड्स आई, बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं नॉर्थ टू साउथ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है अपना वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पे भी अपन वही करेंगे। ये फोर फिंगर है वो किसके डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड के। मिडिल फिंगर है वो बताएगी करंट के डायरेक्शन को, तो जो थंब है वो बताएगा अपने को कि उस कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लग रहा है, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन, ऊपर की तरफ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है। ऐसे क्वेश्चन बड़े ही फेवरेट हैं सीबीएसई के, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड enters a magnetic field at right angle to it. Okay, the magnetic field is pointing vertically downward. If the alpha particle is moving from west to east, what will be the direction of force acting on it? देखो समझते हैं इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये कहाँ मूव कर रहा है, ये कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इस तरफ। ये वेस्ट है अपना और ये ईस्ट है, तो अल्फा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अपन ने बोला जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। भाई नेगेटिव के अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव का फ्लो होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात कर रही है। अल्फा पार्टिकल का बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, वेस्ट टू ईस्ट हो गया इस केस में। तो यहाँ पे बेसिकली यही जानना चाह रहा है ये, क्या आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता है क्या, और उसका कॉन्सेप्ट पता है क्या? कॉन्सेप्ट अपन ने समझा है कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है करंट का डायरेक्शन। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव, इनिशियली यही माना गया था जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए, तो उस टाइम पे यही माना गया था कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को ही माना गया था। बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तब पता लगा कि जो करंट है वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, पर डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन में ही अपन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को मानते हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। तो करंट जो है उसका डायरेक्शन है ये, दिस इज आई। ओके, दूसरा बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मतलब ये वाला जो है ये बता रहा है बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अपने को ये बताना है कि ये जो अल्फा पार्टिकल जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, तो उसके लिए वही लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो फोर फिंगर है वो तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लानी पड़ेगी, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में रहेगी। तो कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें ध्यान से देखो, जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड्स इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल विल बी इनटू द प्लेन। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। अगर मान लो यही बोल देता कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आया वो, तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा ना उसके अपोजिट में आप क्या लोगे, करंट का डायरेक्शन लोगे। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक सर्किट्स। तो घरों में जो सर्किट होता है ना उसकी बात करेंगे अपन। तो अपन ने घरों में जो अपना जहाँ पे प्लग होता है जिसमें अपन टीवी वगैरह प्लग करते हैं, वहाँ पे देखो एक तो ये बड़ा सा इस तरीके से दिखता है ऊपर, है ना, ये छोटे छोटे दो इस तरीके से होते हैं, तो इसमें प्लग लगाते हैं। ये वाला जो होता है ना बड़े वाला, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है नीचे वायर अंदर, बोर्ड को कभी खोल के देखा हो या इलेक्ट्रिशियन ने खोला तो देखा हो, तो यहाँ पे ग्रीन वायर होता है, और ग्रीन वायर ही क्या होता है, दिस इज अर्थ वायर। ठीक, अब ये जो छोटे वाले नीचे दो होते हैं इसमें एक तो होता है अपना लाइव वायर, और दूसरा जो कनेक्ट होता है वो होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब ग्रीन वायर जो है अर्थ वायर का काम क्या होता है, जो ये अर्थ वायर है ना इसका कनेक्शन कहीं जाके अर्थ के अंदर एक रोड डाल के उससे कनेक्ट किया होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये है कि मान लो आपने एक गैजेट लगाया ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है या कूलर है ना, जिसकी मेटेलिक बॉडी है, वो अगर आपने यहाँ कनेक्ट किया तो भाई ये वाला जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, यहाँ से तो क्या करेगा, लाइव वायर से तो करंट आ रहा होता है ना, और न्यूट्रल वायर से करंट वापस जा रहा होता है। अब क्या होगा, अगर आपने यहाँ लगाया इलेक्ट्रिक आयरन लगाई आपने, ठीक है, और बाई चांस न्यूट्रल या लाइव वायर में से कोई भी इसकी मेटल बॉडी पे टच हो गया, अब टच होने से होगा क्या, यहाँ पे अगर कोई मान लो गलती से किसी का हाथ लग गया आयरन करते टाइम, और वो जो पर्सन है वो अगर नीचे खड़ा है फ्लोर पे, तो क्या होगा, यहाँ एक सर्किट बन जाएगा, तो करंट इसमें से फ्लो करने लग जाएगा। तो ये जो अर्थ वायर होता है ना, ये ग्रीन वाला, ये वाला बेसिकली क्या होता है, किसी भी अप्लायंस में इसकी जो मेटेलिक बॉडी होती है उस पर कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही मान लो गलती से यहाँ पे जो लाइव या न्यूट्रल वायर है वो इसके बॉडी से टच हो रखा है, तो वो करंट जब इस आदमी का हाथ लगेगा तो वो करंट यहाँ से फ्लो ना होके क्या करेगा, ये जो अर्थ वायर है ना इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा, कहाँ, अर्थ के अंदर ना, ये लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा इसको। तो जो इस आदमी से जो करंट फ्लो होना था वो बेसिकली इस वायर से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इस वायर से फ्लो करने से फ़ायदा क्या है, इस आदमी को करंट का झटका नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो आदमी है ये सेफ रहेगा, कोई भी पर्सन है वो सेफ रहेगा, मैक्सिमम करंट इधर से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत इधर से आएगा, तो ये फैटल नहीं होगा इतना। वहीं पे अगर मान लो ये अर्थ वायर नहीं होता तो सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो कर जाता है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ यही होता है, सबसे कम जो रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है ना एक दूसरे के साथ में टच में आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेसिस्टेंस विल ड्रॉप टू जीरो एंड करंट स्काई रॉकेट्स। तो इससे क्या होगा, अपने जो घरों में अप्लाइंसेज हैं वो डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक अपने पास में प्लग दिया हुआ घर में, उसमें आपने एक्सटेंशन लगा लिया, एक्सटेंशन में बहुत सारे अपने पास में ऑप्शंस हैं भाई प्लग लगाने के लिए, तो आपने टीवी जोड़ दिया, रेफ्रिजरेटर जोड़ लिया, एसी भी जोड़ दिया, है ना, ये सारे जोड़ दिए। अब सारा लोड किस पे चला गया, यहाँ जो दो वायर हैं इन पे,
और अगर इन वायर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी, अपने मतलब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये वायर मेल्ट कर जाते हैं, मेल्ट करके आपस में टच हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है, टू मैनी हाई पावर अप्लाइंसेज ड्रोन फ्रॉम ए सिंगल सॉकेट, तो इससे भी क्या हो जाता है, अपने जो अप्लाइंसेज हैं उनके खराब होने के बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज डायग्राम फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे जब अपन घरों में जो बिजली आती है ना, ये बात कर रहे हैं अपने घर में जहाँ से स्टार्टिंग से एंटर कर रही होती है वहाँ से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज बोर्ड, ठीक। तो यहाँ पे अर्थ वायर तो ये अलग से जा रहा होता है यहाँ पे ना, ठीक है। लाइव और न्यूट्रल वायर जो आते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो अपना फ्यूज लगाता है ना सेफ्टी के लिए। उसके बाद में लगता है अपना इलेक्ट्रिक मीटर, जिससे अपनी रीडिंग आती है कितनी एनर्जी अपन ने कंज्यूम की। उसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है ना, मेन स्विचेस पूरे घर के जहाँ पे होते हैं ना, एमसीबीज वगैरह जो लगी होती हैं वहाँ से फिर हर एक रूम में जो करंट है उसकी सप्लाई हो रही होती है। और ध्यान रखना है यहाँ पे जो कनेक्शन होता है घरों में वो हमेशा पैरेलल में होता है। अब कनेक्शन के पैरेलल में होने के फ़ायदे हैं, मान लो यहाँ पे टीवी कनेक्ट कर रखा है अपन ने, इसमें फ़ैन कर रखा है, यहाँ पे कोई और अप्लायंस कर रखा है, तो इसके लिए अपन अलग से सबके लिए बटन्स दे सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। अगर वहीं पे मान लो सीरीज़ में होते हैं, यहाँ फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ फ्रिज लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्शन है भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं भी एक स्विच लगाते अगर मान लो एक को बंद करना है, तो अगर यहाँ पे बंद करेंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा, तो सारे बंद हो जाएंगे, चालू करो सारे चालू हो जाएंगे। और गलती से कोई एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाए, सारे बंद हो जाएंगे। बट इस केस में अगर कोई एक अप्लायंस फॉल्टी हो जाता है तो उस केस में यही बेसिकली काम करना बंद करेगा, बाकी के तो सर्किट कंप्लीट है ना। नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। वो बताया था अपन ने अभी यार, मेटेलिक अप्लायंसेस को अर्थिंग करनी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर गलती से वहाँ लाइव या न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ गया मेटेलिक बॉडी के और किसी आदमी का हाथ उसके टच हो गया ना, तो सारा का सारा करंट उसके थ्रू जाएगा और वो फेटल हो सकता है, आदमी की डेथ हो सकती है। अर्थ वायर क्या करता है, अर्थ वायर बेसिकली किसी भी अप्लायंस के मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट होते हुए वो क्या करता है, वो अपन अर्थ में कनेक्शन दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट लो रेजिस्टेंस पाथ दे देगा करंट को, तो उससे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ उस आदमी के थ्रू पास होने के। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो बेसिकली वही यहाँ पे बात करेंगे अपन कि देखो इस तरीके से कुछ होता है, मान लो मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्यूज है ना, यहाँ पे मान लो करंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो करंट है वो अपन अपने किसी अप्लायंस में भेज रहे हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, एक इस तरीके से वायर लगा होता है फ्यूज़ वायर, जब इसको इसमें कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ कनेक्ट होगा। और ये जो फ्यूज़ वायर होता है ना, इसकी एक रेटिंग होती है कि भाई ये 5 एम्पियर तक इसमें से करंट फ्लो करने देगा या 2 एम्पियर तक करने देगा, उसके ऊपर ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा ना। तो ये क्या करेगा बेसिकली, इस रेटिंग से, डिफाइंड रेटिंग से ऊपर अगर करंट जाता है तो ये मेल्ट करके जो अप्लायंस लगा हुआ है उसका सेफगार्ड कर लेता है इन केस ऑफ हायर करंट उसमें से फ्लो करता है। तो दूसरा इसी तरीके से जो फ्यूज़ है इस तरीके के भी आते हैं ना, यहाँ भी देखो ये मेटेलिक वायर है इसके अंदर, ये भी फ्यूज वायर है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। इट इज अ वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड a low melting point. If excess current flow through the circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit. Fuse wire is made of metal or an alloy of metal like lead, tin, aluminium, copper. Fuse wire is connected in series with live wire. ध्यान रखना है, जो फ्यूज वायर है वो लाइव वायर में सीरीज में अपन कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, अगर पैरेलल में कनेक्ट करो तो क्या होगा, पैरेलल में मान लो आपने एक यहाँ पे कुछ लगाया, ठीक है, एक अप्लायंस है ये टीवी मान लो, और आपने क्या किया, फ्यूज लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे बैठ कर, क्या फ़ायदा होगा भाई, करंट देखो क्या कर रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है, ये भी जा रहा है, अब यहाँ करंट बढ़ेगा इसमें अगर, तो इसको क्या लेना देना इससे। तो बेसिकली अपन जो फ्यूज़ है वो सीरीज में लगाते हैं ताकि करंट बढ़े तो यहाँ पे जो फ्यूज़ वायर है मेल्ट कर जाए। क्लियर। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ करंट रेटिंग 3 किलोवाट 220 वोल्ट इज टू बी ऑपरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर। ओके, what is likely to happen when the heater is switched on? Justify your answer with necessary calculation। 2024 में 3 मार्क्स का पूछा गया था भाई। बेसिकली अपने को एक तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका पावर रेटिंग दे दी है बेसिकली अपने को ना, तो यहाँ पे अपने को दिया है, सॉल्यूशन करते हैं, पावर दिया है 3 किलोवाट बेसिकली हो गया ये। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इस पे वर्क कर रहा है 220। अब अपने को देखो आई की बात कर रहा है, जो रेटिंग है उस सर्किट की वो 5 एम्पियर है, मतलब इतना ही करंट उस सर्किट के थ्रू जा सकता है जो वो झेल सकता है, ठीक है। उससे ऊपर जाते क्या करेगा, उसमें फ्यूज होगा वो उड़ जाएगा। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया दैट इज VI। तो यहाँ पे पावर कितना है 3000, V कितना है 220 इंटू आई, यहाँ से I जब निकालेंगे दिस विल बी 3000 अपॉन 220, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा समथिंग 13.63। बेसिकली ये जो हीटर है ना ये इतना करंट ड्रॉ करेगा, और जो अपना सर्किट है उसकी रेटिंग क्या है 5 एम्पियर, तो अपन क्या बोलेंगे, तो अपन आंसर क्या करेंगे, सिंस हीटर इज ड्रॉइंग मोर करंट देन द सर्किट इज रेटेड, सो हीटर विल नॉट वर्क ऑन दिस सर्किट इफ इट इज स्विच्ड ऑन दिस सर्किट, देन द सर्किट फ्यूज विल ब्लो अप। तो ये इस पे काम ही नहीं करेगा। क्लियर है ना। तो चलिए इसी के साथ अपन वीडियो एंड करते हैं। तो ये कंप्लीट अपना फिजिक्स का रिवीजन हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।